Uh, my dear friends, today you have appeared environment test. ओके एक्चुअली इसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों का मिक्स था। ज्योग्राफी के भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्वायरमेंट के भी इसमें काफी सारे कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है। इसको देखो कंसेप्ट अच्छे से समझना है। आपने एनालिसिस किया होगा कितने राइट आए कितने रॉन्ग आए। तो जो रॉन्ग आ रहे हैं ना वो थोड़ा देखो क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में से क्यों रॉन्ग हो रहे हैं वो तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि मतलब जो हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर वाले रॉन्ग हो गए ठीक है कोई इश्यू नहीं ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। उसको मतलब करंट मैगजीन से जितना हो रहा है उतना ही करना है। दूसरी बात जो सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं सर करेक्ट आपका पूछा वॉइस है ब्रेक हो इनकरेक्ट। रहा है। ऑडियो ब्रेक हो रहा है। जी सर। ओके ओके ठीक ठीक है। एक मिनट दे दो मुझको। हम्म, अगर आप 2 मिनट रुक जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ इसको लैपटॉप से स्टार्ट करता हूँ। उस लैपटॉप से ट्राई करते हैं। ओके ओके सर। ठीक ओके ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी इन्वायरमेंट वाली टेस्ट थी इसका डिस्कशन। ओके शेयर स्क्रीन ऑन करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है। इज स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir, it's ओके visible. हाँ ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन टू बी रिलीज इन टू द एटमोस्फियर ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक बर्न करने के बाद से एटमॉस्फेयर में इसमें से नॉन नोन टू बी रिलीज। ओके मतलब प्लास्टिक को बर्न करने से क्या नहीं रिलीज होता है? डायोक्सिन फ्यूरॉन रेडॉन क्लोरीक्लोरिनेटेड बाइफिनल्स। थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड थोड़ा जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन है। आप जब इसको रीड करोगे तो रेडॉन पे थोड़ा सा आपको क्लिक होगा। रेडॉन है ये है ना रेडियो एक्टिव है। ओके अगर प्लास्टिक बर्न करने से ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर इमिट होता ना तो हम कभी उसको यूज नहीं करते थे प्लास्टिक को। क्योंकि हर डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें जो हम प्लास्टिक की यूज करते हैं अगर ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अगर उससे इमिट होते हैं तो फिर हम उसको कभी यूज ना करते। ओके तो ये बात को आप समझ लेना कि रेडॉन मतलब यूज नहीं किया जाता। रेडॉन इमिट नहीं होता है प्लास्टिक बर्निंग से। ओके जस्ट मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है। यस रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके नेक्स्ट मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 2। विथ रेफरेंस टू द स्प्रिंग फॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं स्प्रिंग्स और गीजर्स। ओके ये दो चीजें रहती है। स्प्रिंग मतलब क्या रहता है? स्प्रिंग में कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा वाटर का। और जो गीजर्स रहते हैं गीजर्स में इंटरमिटेंट मतलब जमीन के अंदर से पानी निकलेगा गर्म पानी कुछ देर के लिए निकलेगा फिर रुक जाएगा। ओके तो ये हमको पूछा गया है। इट ऑकर्स इन वेल जॉइंटेड रॉक्स। जहां पर रॉक जॉइंटेड रहते हैं वहां पर होता है सही बात है। इट डज नॉट ऑकर इन कास्ट रीजन। कास्ट रीजन आपको पता है हमने पढ़ा था लैंड फॉर्म्स में। कास्ट रीजन जहां पर मतलब लाइमस्टोन्स वगैरह ऐसे रॉक्स रहते हैं तो वहां पर पानी के अंदर मिनरल मिट्टी के जमीन के अंदर मिक्स होते हैं और जिससे जमीन के अंदर होल्स आते हैं और कॉलम्स तैयार होते हैं स्टैलेक्साइट स्टैलेग्माइट। तो ये जो स्प्रिंग्स वगैरह है कास्ट रीजन में काफी पाए जाते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। थर्ड स्टेटमेंट इट ऑकर्स इन द एरियाज वेयर परमिएबल एंड इम्परमिएबल रॉक्स अल्टरनेट। क्योंकि देखो पानी को अगर बाहर आना है तो इम्परमिएबल रॉक चाहिए परमिएबल रॉक चाहिए जो अलाउ करेगा जमीन के अंदर से पानी को बाहर आने के लिए।
ओके, तो परमेबल इम्परमेबल ये अल्टरनेट रहेंगे तो तब स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ जगह वो ट्रैप रहेंगे, कुछ जगह प्रेशर की वजह से फिर बाहर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है ठीक है। सर कुछ भी इसमें जो डाउट रहा तो फर्स्ट आप ऑप्शन पूछना। है, हाँ। हाँ सर, यस, सेकंड हाँ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है इट अकर्स इन वेल जॉइंटेड रॉक्स। तो जस्ट मेरे हाँ हाँ इमेजिनेशन में आया था कि बल्कि रॉक्स में जॉइंट नहीं हो तो वो क्रैक्स के थ्रू स्प्रिंग बाहर आनी चाहिए। तो ये वेल जॉइंटेड हाँ हाँ। रॉक्स और वो रॉक्स में अ, क्रैक होना, ये थोड़े दो ऑपोजिट चीजें नहीं हो गई? हाँ, मतलब ऐसा इमेजिन हम कर सकते हैं। हम्म। मतलब वो उसको कहना है कि वेल जॉइंटेड रॉक, डिफरेंट टाइप के वहां पे रॉक्स हैं, मतलब रॉक्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे और उसको जॉइंटेड है। जॉइंटेड अगर रहे ना तो मतलब पॉसिबिलिटी रहती है कि क्रैक्स वगैरह भी रहेंगे और उसके बीच में से जॉइंट्स में से फ्लो होता है पानी वेल जॉइंटेड रॉक्स में। फिर भी मैं अंडरस्टूड इसको सर। एक बार, हाँ एक बार फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि एक्सप्लेनेशन में एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। हम्म। सर ये वही बोल रहा है जो थर्ड है ना, परमिएबल और इम्परमिएबल का हाँ, जॉइंटेड, उनका आई अच्छा, थिंक ये मीनिंग है, हाँ परमिएबल हाँ, और अलग अलग इम्परमिएबल का टाइप जॉइंटेड। के, बराबर बराबर। कभी कभी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहती है स्टेटमेंट्स में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉटन इंडस्ट्री? कॉटन के बारे में क्या सही है? कॉटन इज अ नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। वेट कभी कम हुआ ऐसा हमने कभी सुना नहीं कॉटन का, शुगर केन का वगैरह कम होता है, तो ये सही है, कॉटन वेट कम नहीं होता। कॉटन इंडस्ट्रीज आर मोस्टली मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, मार्केट बेस्ड मतलब मार्केट के करीब लोकेशन रहेगा या फिर मतलब मार्केट एक फैक्टर है जो लोकेशन इसका डिटरमाइन करता है, तो ये भी सही है। सी, महाराष्ट्र एंड गुजरात आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। ये बात सही है क्योंकि महाराष्ट्र कॉटन दोनों स्टेट में ब्लैक सॉइल है जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल रहती है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर रहेगा डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। ओके, यहाँ पर एक चीज याद रखो, कॉटन कल्टीवेशन में जो टॉप स्टेट है इट इज गुजरात, सेकंड पे आता है महाराष्ट्र। और मुझको बता, जूट कल्टीवेशन में कौन सा स्टेट टॉप है? जूट वेस्ट कल्टीवेशन, बंगाल। वेस्ट बंगाल। हाँ वेस्ट बंगाल इज टॉप इन जूट कल्टीवेशन। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये है यूट्रोफिकेशन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग। यूट्रोफिकेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, कोई एक वाटर बॉडी है हमारी, वाटर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स बहुत सारी जगह से आ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, तो वो एग्री और फर्टिलाइजर क्या होंगे, जमीन के अंदर ग्राउंड ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएंगे ओवर द पीरियड, और ओवर द पीरियड वही ग्राउंड वाटर आपके वाटर बॉडीज को आके मिल जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की एडिशन होती है पानी में। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से पानी के अंदर जो इन्वेजिव स्पेशीज हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, लाइक अलगी। इसकी वजह से क्या होता है, अलगी ये खुद बढ़ जाते हैं और खुद सारे रिसोर्सेस यूज करते हैं और जो ऑक्सीजन वगैरह है खुद ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से जो दूसरे स्पेशीज हैं वाटर बॉडीज के अंदर वो ग्रो नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो अलगल ब्लूम वगैरह ये ऐसे इनविजिव स्पेशीज का ग्रोथ होना वाटर बॉडीज में, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट है, यूट्रोफिकेशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ वाटर बॉडी। मुझको बता, ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा या कम होगा पानी में का कम यूट्रोफिकेशन की होगा। वजह से? कम होगा क्योंकि अलगी आपका पानी यूज कर रहे हैं, पानी में का ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन जो रहता है वो यूज कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। फिर और दूसरी बात क्या होगा, जो डेड बॉडीज वगैरह जो मतलब अदर मरीन क्रिएचर्स की डेथ हो रही है और पोल्यूशन वगैरह भी ज्यादा हो रहा है वाटर बॉडीज में, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जो रहते हैं वो भी ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दो टर्म्स रहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरियाज को, उसको कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है टोटल को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए उसको कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। बीओडी और सीओडी ये पोल्यूशन इंडिकेटर रहते हैं। जितना ज्यादा बीओडी सीओडी रहेगा उतना ज्यादा पोल्यूटेड बॉडी रहेंगी, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है आपकी वाटर बॉडी। मुझको बताओ अब, अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता है या कम होता है वाटर बॉडी में? डिजॉल्व ऑक्सीजन पूछ रहा हूं। हाँ बोलो, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा? इंक्रीज। डिजॉल्व ऑक्सीजन पूछा मैं। देखो, डिजॉल्व ऑक्सीजन एक अच्छी बात है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहना। यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो अलगी वगैरह बढ़ रही है और वो यूटिलाइज कर रहे हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है। लेकिन यही मैं सवाल पूछूंगा, यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो बीओडी और सीओडी बढ़ेगा क्या कम होगा? अब इसका जवाब दो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या होंगे? ये बढ़ेंगे, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए उतना ज्यादा आपको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो डिमांड बढ़ेंगी और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो कम हो जाएगा। ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे जो बोला लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन बोल रहा है, ये डिक्रीज होता है। इसकी जगह अगर बीओडी देता सीओडी देता तो वो बढ़ जाता। सेकंड स्टेटमेंट, इंक्रीज फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट टू वाटर बॉडी डिक्रीजेज द रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये तो न्यूट्रोफिकेशन के लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट का इनफ्लो होना, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमारा आंसर आएगा डी, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते सर हैं। बीओडी और सीओडी में से विच इज अ हाँ बेटर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन? सीओडी, राइट? सीओडी और बीओडी में हाँ से हाँ, पोल्यूशन का बेटर इंडिकेटर सीओडी है ना? सीओडी। हाँ हाँ हाँ, बराबर। क्योंकि जो जनरली जो पोल्यूटेंट्स वगैरह रहेंगे उसमें दोनों रहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो थोड़ा सा ब्रॉडर है। सीओडी ब्रॉडर है थीम, तो उससे ज्यादा और अच्छे तरीके से आप पोल्यूशन देख सकते हो। ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इट इज रिगार्डिंग हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन नेचर। हमको पता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इंडियन प्लेट जाके कोलिजन हो गई यूरेशियन प्लेट से, तो टेक्टोनिक इन ओरिजिन, ये सही है। सेकंड, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट। आपको हम सबको पता है ये एनफोल्ड माउंटेन है हिमालय। ओके, तो ये सारा कंसोलिडेटेड, कुछ कंसोलिडेटेड है कुछ सेमी कंसोलिडेटेड है, लैंडस्लाइड भी बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, सही है। थर्ड, अनलाइक पेनिसुलर ब्लॉक्स दीज आर रिजिड एंड स्टेबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। स्टेबल कौन कौन सा है ज्यादा, हिमालय और पेनिसुलर? पेनिनसुला मोर स्टेबल। स्टेबल। पेनिसुलर प्लेटो अपना मोर स्टेबल है, हिमालय एनफोल्ड माउंटेन है, अर्थक्वेक प्रोन है क्योंकि वहां पे कोलिजन हो रहा है ना, तो स्टेबल आएगा पेनिसुलर। तो थर्ड स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखो अनलाइक बोला है, अनलाइक पेनिसुलर ब्लॉक दीज आर रिजिड एंड स्टेबल, ऐसा नहीं है। पेनिसुलर ब्लॉक तो रिजिड स्टेबल है ना कि हिमालय, तो इसलिए 1 एंड 2 गलत होगा। आगे बढ़ते, कोई एक रिपोर्ट आई है, वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन। ऐसे रिपोर्ट्स आपको हर टेस्ट में मिलेंगे। ओके, तो देखो रिपोर्ट्स कौन से पता रहना, आईएमएफ के रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट, डब्ल्यूटीओ के रिपोर्ट, अनकटाड के रिपोर्ट। ओके, ऐसे जो रिपोर्ट है, फिर अपने नीति आयोग वाले रिपोर्ट, तो ये हमको पता रहना चाहिए। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स है ना वो रियल टाइम में ही सॉल्व करेंगे, पढ़ के देखो वो नाम से आपको फंक्शन समझ में आ जाता है, तो फंक्शन वाला स्टेटमेंट आप जज कर सकते हैं। दूसरी बात, जनरली क्या करता है, किसने लॉन्च किया तो वो जनरली रॉन्ग देता है, जनरली नॉट ऑलवेज, तो आप वहां से भी थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। ओके, तो ये दो तीन चीजें, इसको आप देखकर रियल टाइम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा, वाटर और क्लाइमेट कोलिशन, तो ऑब्वियस है वाटर कंजर्वेशन के लिए वगैरह ये लोग काम करेंगे, तो इसके लिए जो SDG 6 है हमारा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो ऑब्वियस है मतलब उससे मतलब SDG 6 के 6 से कंपैटिबल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। इट्स मेंबर आर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, यूएन, कंट्रीज, सिविल सोसाइटी, बहुत ही इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, सही रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज हेडेड बाय WMO। ओके, अब देखो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, तो अब 1 और 2 तो नहीं है, COD बचता है, 3 ओनली और नन, और ये बोल रहा है WMO का,
ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। ओके, तो ये सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में इसको अटेम्प्ट करना, जो मतलब आपको ठीक लगे। सी और डी, ऐसे क्वेश्चन में रॉन्ग होगा तो भी कुछ मसला नहीं, पर ऊपर के दो तो भी आपको इलिमिनेट करने आने चाहिए। सी और डी में से कोई एक मार्क कर दो। अब जो इसका रियल आंसर है, तो एक्चुअली ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। ये डब्ल्यूएमओ का इनिशिएटिव है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग भी है तो कोई इशू नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक इनिशिएटिव है मुस्कान इनिशिएटिव, इसके बारे में क्वेश्चन दिया है। देखो, ये जो मुस्कान इनिशिएटिव है, दरअसल दो मुस्कान है। एक MUSQAN और दूसरा है यहाँ पर ऑपरेशन स्माइल या ऑपरेशन मुस्कान, MUSKAAN। तो ये जो वाला के वाला जो मुस्कान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, और इसमें रिहैबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन, इसके लिए है जो ये वाला मुस्कान है। और उसने जो दो स्टेटमेंट दिया है, वो नीचे वाले मुस्कान के बारे में दिया है। और जो क्वेश्चन में जो पूछा गया मुस्कान, वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का है, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी पेडियाट्रिक केयर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव करने के लिए ये मुस्कान है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट, होम और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। जो पूछा गया है वो डिफरेंट है, स्टेटमेंट दूसरे स्कीम के बारे में। तो आंसर यहां पर आएगा डी, नेदर वन नॉर टू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, बारासिंगा स्वैम्प डियर। ये PYQ भी है, याद रखो। बारासिंगा स्वैम्प डियर ये यूपी, बिहार, एमपी में खासतौर पे कन्ना नेशनल पार्क यहाँ पर ज्यादा मिलता है। ओके, और इसमें एक दिया है, बारासिंगा इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो स्टेट एनिमल है यूपी और एमपी का। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लो, कोई बात नहीं, यूपी और एमपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रामसर साइट के ऊपर है। देखो, रामसर वैसे बहुत सारे साइट्स हैं, अराउंड 49 साइट्स अभी प्रेजेंटली हमारे रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन में। तो हमको पूरे याद नहीं रखना है, जो रिसेंट में ऐड हुए हैं ऐसे 5-6 साइट याद रखना है। रिसेंट में ये 4 साइट ऐड किए गए थे, तो इसलिए न्यूज में थे और इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऊपर के जो दो हैं, भिंडवाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों हैं हरियाणा में। तो 1 आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवन वेटलैंड, ये दोनों हैं गुजरात में। तो याद रखो। ओके, तो पेयर 2 and 4 इज ओनली करेक्ट। 2 and 4 इज करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग है, याद रखना। शायद यहाँ पे मैप भी होगा, आगे है मैप भी है रामसर का, वो भी देखेंगे आप। ओके, आंसर यहाँ पे 2 and 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स और रीजन के बारे में पूछा है। देखिए, ये जो ट्राइब्स और रीजन है ना, ये मेनली पूछे जाते हैं जीसी लियोंग में। जीसी लियोंग के बुक में जो क्लाइमेट वाले पार्ट है, लास्ट 13 चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो देखो, अपने गूगल ड्राइव के लिंक पर एनसीईआरटी वाली जो लिंक है, उसके जियोग्राफी फोल्डर में ये बुक है, उसमें सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट पढ़ो। और या फिर ये भी कर सकते हैं, यूट्यूब का जो अपना चैनल है नया सवेरा, उसके ऊपर हमने एक सेशन लिया था आधा घंटा का, उसमें पूरे हमने क्लाइमेटिक चैप्टर्स डिस्कस किए थे, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पूछा ट्राइब और रीजन के बारे में। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस सर, फॉलो। ओके, ठीक है। मसाई, मसाई ट्राइब ये है केनिया, केनिया पता है, केनिया टांजानिया वो रीजन में मसाई ट्राइब वहां पर रहती है। इसको याद रखना, हमने देखा भी था उसको, सुदान सेवाना ग्रासलैंड है वो रीजन में। ओके, तो वहां पर है मसाई ट्राइब, ये पास्टोरलिस्ट है। हाउसा ट्राइब ये नाइजेरिया में, नॉट इन मलेशिया। और जो बिंदीबू है, इट इज इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, बिंदीबू इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद रखना। मुझको बताओ, एक ट्राइब बहुत न्यूज में रहते, नुएर ट्राइब, नुएर, नुएर और डिंका, ये कहाँ के हैं? नुएर एंड डिंका ट्राइब, ये दोनों में बहुत झगड़ा चलता। एनीबॉडी? नो आइडिया सर। ओके, तो जो न्यूएर ट्राइब है, हाँ, नुएर ट्राइब ये ज्यादा मिलती है हमारी सूडान में। सूडान याद रखना, सूडान में भी जो साउथ सूडान है ना, वहां पर
नुएर एंड डिंका एक नाम है। याद रखना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप के बारे में क्या सही है? तो पहले स्टार्ट में चारों स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसके बाद जज करो। इंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। लक्षद्वीप कोरल से बना है, इतना याद रखो। लक्षद्वीप, मालदीव दोनों भी। दूसरा, नारकोंडम इज अ स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप। ये सही है कि ये वोल्केनिक आइलैंड है, पर ये कहां पर है? नारकोंडम आइलैंड अंडमान निकोबार साइड को इधर। अंडमान निकोबार में, यहां पर नहीं है। सी क्या बोल रहा है? सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन लक्षद्वीप। ये भी बात बोल रहा है, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है, लेकिन लक्षद्वीप का नहीं है, अंडमान का है। 11 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप एंड मालदीव। देखो, 11 डिग्री नहीं है, लक्षद्वीप को जो मालदीव से सेपरेट करता है वो 8 डिग्री चैनल है। ओके, कुछ चैनल्स हमको याद रखना है, जैसे यहाँ पे 8 डिग्री बोला है। ओके, ऐसे एक 9 डिग्री है। 9 डिग्री किसको सेपरेट करता है? वो सेपरेट करता है, लक्षद्वीप में एक आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय को सेपरेट करता है कवरत्ती, जो लक्षद्वीप की कैपिटल है। ओके, 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया। अब आता है 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? ये तो फेमस है। ये सर ये अंडमान और निकोबार अंडमान को को निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद और एक चैनल है डंकन पैसेज, जिसको कहते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज क्या करेगा? आपके ये साउथ अंडमान को सेपरेट करता है लिटिल अंडमान से। ओके, याद रखना, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव स्पेशीज? तो ये जो चारों स्पेशीज के नाम पढ़ो। टोमेटो लीफ माइनर, लीफ को खा रहा है, नाम से समझ में आ रहा है इन्वेजिव ही रहेगा। वाटर हाइसिंथ, ये तो पता रहता है हमको। क्लोरोफाइटम ट्यूबरसम नहीं पता। कैरेट ग्रास, ये भी पता रहेगा। पार्थेनियम जिसको बोलते हैं, पार्थेनियम ग्रास, कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं। तो ये सही है। सी स्टेटमेंट हमारा, इट इज नॉट इन्वेजिव, ये कुछ हर्बिसाइड, हर्ब है, मेडिसिनल प्लांट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिडर द फॉलोइंग? हॉरिजॉन्टल हीटिंग हो रहा है एटमॉस्फेयर का, तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। इन मोस्ट ऑफ द डायूरिनल वेरिएशन इन डेली वेदर इन मिडल लैटिट्यूड। डायूरिनल मतलब रात और दिन में जो चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, जो मिड लैटिट्यूड मतलब टेम्परेट रीजन में वगैरह, ये हॉरिजॉन्टल हीटिंग से होते हैं। सही है, एयर फ्लो वगैरह जो हो रहा है, विंड फ्लो वगैरह जो होते हैं, इससे हॉरिजॉन्टल हीटिंग होता है। ओके, तो ये सही है। दूसरा क्या हो रहा है? लोकल विंड्स इन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग द समर सीजन कॉल्ड एज लू इज द आउटकम ऑफ हॉरिजॉन्टल हीटिंग। लू एक नॉर्थ यूपी बिहार में एकदम तेज हवा चलती है, गर्म हवा रहती है, अभी ये पीरियड में चल रही है। ओके, तो ये भी हॉरिजॉन्टल हीटिंग की वजह से होती है, बराबर है। थर्ड, द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू ट्रोपोस्फियर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फियर ऐसा नहीं रहता है, दूसरे ऊपर के स्फीयर्स भी है, वहां पर भी एटमॉस्फेयर है, वहां पर भी विंड का फ्लो होता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर आएंगे, आंसर आएगा हमारा 1 एंड 2। ओके, तो थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है। जो हीट ट्रांसफर होता है ना, इसके दो तीन तरीके हैं। एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको एडवेक्शन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। दूसरा आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, गर्म हवा नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को भी, ऊपर वाले एयर को भी गर्म करे, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। एक रहता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या रहता है पता है? आप एक, सपोज एक आयरन रॉड है, उसको हीट करो, उसके एक एंड को हीट करो, तो उसका दूसरा एंड भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कंडक्शन विद इन सेम मीडियम। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफर हो रहे, बस एक दूसरे से हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कहते हैं कंडक्शन। याद रखना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, तीन चीजें रहती। आ रहा है समझ में? यस सर। जी सर। हाँ,
इसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा गया है, रामसर साइट अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। रेणुका लेक, सांबर लेक, भोज वेटलैंड, सोमोरिरी। रेणुका लेक हिमाचल में है, सांबर राजस्थान में है, भोज एमपी में है, सोमोरिरी सोमोरिरी लद्दाख में है। रिसेंटली दो साइट लद्दाख के ऐड किए गए रामसर में, सोमोरिरी और सोकार, दो लेक हैं। ओके, यहाँ पर इसका मैप भी है। ओके, सोकार, सोमोरिरी, रेणुका वेटलैंड, ये एमपी में भोज वेटलैंड है, सांबर लेक राजस्थान में है। ओके, तो ये मैप को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लेना, खासतौर पे जो रिसेंट में जो साइट ऐड किए हैं। अभी दो साइट ऐड किए गए थे लेटेस्ट, हिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। हिजादिया गुजरात, बखीरा यूपी। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है कौन से स्टेट में है? मैप देख के बताओ, सबसे ज्यादा साइट। उत्तर प्रदेश सर। उत्तराखंड में। यूपी है, उत्तर प्रदेश। ये ग्रीन वाला यूपी है, सबसे ज्यादा यूपी में है। ओके, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसके बारे में पूछा गया। तो दे आर अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सही है, और मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। जनरली जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं हमारे, जैसा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं और मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज में आते हैं। तो दोनों भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 16, सिटीज और क्लाइमेटिक टाइप। अगेन देखो, ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जीसी लियोंग बुक में, जो क्लाइमेट वाला पार्ट है। होबार्ट, होबार्ट जो जगह है ये है न्यूजीलैंड में। ओके, और न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है वो ब्रिटिश टाइप है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट न्यूजीलैंड में भी मिलता है, इसलिए न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ओके, तो होबार्ट ब्रिटिश टाइप। सूडान, सूडान में सवाना ग्रासलैंड है, सवाना क्लाइमेटिक टाइप है, नॉट चाइना। और जो रोम है, रोम इटली, हमको पता है इटली इज इन मेडिटेरियन रीजन, तो यहाँ पर 1 and 3। ओके, जो क्लाइमेटिक रीजन्स है उसके लिए ये वाले डायग्राम, अच्छा शायद वो डायग्राम आगे है, आगे मैं बताऊंगा, वो डायग्राम याद रखना जो जीसी लियोंग में है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जूनोटिक डिसीजेस के बारे में है। ओके, जूनोटिक जो एनिमल से ह्यूमंस को हो रहे हैं। ओके, जूनोटिक पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, फंगल, हो सकता है। दे स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स। ओके, बॉडी के फ्लूइड से ही ये स्प्रे होते हैं, जैसा ब्लड या फिर थूक वगैरह हमारा। ऐसा नहीं है, दूसरी चीजों से भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको नहीं इलिमिनेट कर दो। और जापानीज इंसेफेलाइटिस ये जूनोटिक है, तो ये सही है। तो आंसर हमारा आएगा 1 and 3। ओके, इसके बाद देखो सर, एक हमारा, हाँ पूछो। सर जैसे हाँ सॉरी, वो एक पहले क्वेश्चन चले गए, जैसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ रहे थे, एडवेक्शन, वैसे ही हाँ हमने हाँ कन्वेक्शन और कंडक्शन भी देखा। तो सर जी रेडिएशन भी हाँ। अगर आया, तो रेडिएशन में हम लोग तीनों लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में वो चीज होती है नहीं होती है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत है? अच्छा, रेडिएशन से जो हीटिंग होती है ना, हाँ, यस जी, वैक्यूम्स के थ्रू भी रेडिएशन होता है ट्रांसफर? होता है। उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं रहती रेडिएशन की। जैसा सनरेज जो हमारे पास आ रहे हैं ना, वो रेडिएशन से आ रहे हैं, सोलर रेडिएशन जिसको हम कहते हैं। तो इसको मीडियम की जरूरत भी नहीं है, और वैक्यूम में भी जाएगा, और जहां पे मीडियम है वहां से भी फ्लो होगा। ओके, तब वो मीडियम से जो ट्रांसफर होता है ना, तो वहां पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन आएगा। ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ। अभी जो जूनोटिक वाला, ओके, तो हमने डिस्कस कर लिए। एक रिपोर्ट है, फिर से एक इंडेक्स आया, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। तो ये देखो, ज्यादा सीरियस मत ले लो, ज्यादा उतनी फेमस भी नहीं है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, एक रहता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, ये कुछ इंडेक्स है, तो ये सिर्फ रहता है वर्टेब्रेट्स के लिए, वर्टेब्रेट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठवंशीय।
जिनको बैकबोन रहता है। तो यहाँ पर दिया वर्टब्रेट एज वेल एज इनवर्टब्रेट, तो इसलिए रॉन्ग होता है फर्स्ट रेट, ये वर्टब्रेट के लिए। दूसरा क्या है, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं देता है, ट्रेंड बताता है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है वगैरह, तो इसलिए नंबर सेकंड भी रॉन्ग होता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और आईयूसीएन पब्लिश कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। WWF और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ये पब्लिश कर रहा है। बस ये थोड़ा सा जो करेक्ट है उसको लिख लो, बाकी ज्यादा सीरियस इसको मत नहीं लेना है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन। इफ पॉसिबल इसको स्किप करना एग्जाम में वगैरह ऐसे क्वेश्चन आए थे। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19, लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम जोन, इसके बारे में पूछा है। इंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 15 टाइम जोन्स। वर्ल्ड को 15 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ये कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है? वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, याद रखना 24 टाइम जोन्स हैं, और 24 मतलब 24 आवर्स। ओके, एक आवर रहता है 15 डिग्री का, 15 डिग्री 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 आवर, तो हर 15 डिग्री को दूसरा टाइम जोन। ओके, पर वो कंट्री पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा टाइम जोन चूज करना है। आप वो 15 डिग्री भी चूज कर सकते हैं, या फिर 7.5, उसका आधा भी, मतलब आधे घंटे वाली लाइन भी आप चूज कर सकते हो। All the countries have adopted their standard time zone from the central meridian of their countries. देखो कंट्रीज जो है ना, एक तो है कि अपना अपना खुद का टाइम जोन अडॉप्ट कर सकते हैं, वो 15 के मल्टीपल में रहेगा या 7.5 के। दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं कि कंट्री का, हर कंट्री का अपना सेपरेट ही रहना चाहिए। अगर कोई आइलैंड है तो आइलैंड क्या करेगा, आसपास से जो बड़ा लॉन्गिट्यूड जा रहा है ना, जो 15 के मल्टीपल में है, सपोज कोई एक आइलैंड है, सपोज आप एग्जांपल ले लो मालदीव्स का, और मालदीव्स के करीब से 82.5 जाता है जो इंडिया का है, पर वो उसके थ्रू तो पास नहीं हो रहा है मालदीव से, तो इसलिए वो रॉन्ग होता है। मतलब यहाँ ऑल द कंट्रीज बोला है, सेंट्रल मेडिनिया ऑफ देयर कंट्रीज, तो ऐसा नहीं रहता। नजदीक का जो रहता है उससे, जैसे श्रीलंका का भी 82.5 है, लेकिन वो श्रीलंका से पास नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट टू रॉन्ग होगा। ओके, आई एम ऑडिबल? यस सर। सबसे ज्यादा टाइम जोन्स कौन से कंट्री के हैं? रशिया। ओके, और कोई? एनी गेस? ओके, मैं बताता हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, हाँ, तो देखो मैं जब रीड किया था मैं, तो उसमें बताया था कि मतलब फ्रांस, फ्रांस, हाँ चेक किया, अभी कंफर्म भी हो गया, फ्रांस है सबसे ज्यादा। फ्रांस क्यों है बोलो? कंट्री तो छोटा है, फिर इतने ज्यादा टाइम जोन्स क्यों है? 12 टाइम जोन्स हैं फ्रांस के, क्योंकि फ्रांस के क्या है, अलग अलग रीजन में वर्ल्ड के आइलैंड्स हैं, तो भी फ्रांस का टेरिटरी हो गया ना। तो वो जो आइलैंड रहेगा, तो आइलैंड के पास से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जाता है, वो हिसाब से वो अपना टाइम डिसाइड करेगा। ओके, तो याद रखना फ्रांस, फ्रांस सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं। ओके, आवाज तो आ रही है? यस सर। हेलो? हाँ, यस सर। अब हाँ, इंडिया में देखो, इंडिया में एक ही टाइम जोन है 82.5, जो मिर्जापुर के पास से जाता है, इलाहाबाद के पास जो है। ओके, फिर दूसरी बात, एक नॉर्थ ईस्ट में के लिए अलग से टाइम जोन बनाओ, ऐसी डिमांड चल रही है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया ऑलमोस्ट 30 डिग्री का इंडिया का एक्सटेंशन है, तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटे का फर्क रहता है। अब इफ्तारी के टाइम भी देखो, बंगाल में और मुंबई के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। ओके, तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो टाइम की डिमांड चल रही है, टाइम जोन की अलग से, उसको कहते हैं चाय बगान टाइम, चाय बगान टाइम जोन, वो याद रखना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन इंडिया मिशन, इसके बारे में पूछा है। जस्ट उसको रीड कर लो, तीनों भी जनरल स्टेटमेंट है, ऑल आर करेक्ट।
ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। ग्रीन इंडिया मिशन, जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इसके अंडर में 8 मिशन हैं। देर आर 8 मिशन और उसका निमोनिक है सहवाग CH। उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। सहवाग CH, ओके, इसको ऐसा याद रखना। सहवाग जैसा ई से जैसा एनर्जी इफिशियंसी, एस से हिमालयन इकोसिस्टम, डब्ल्यू से वाटर, जी से ग्रीन इंडिया मिशन, एक एस से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सी से क्लाइमेट चेंज वगैरह, ऐसे मतलब एक हैबिटेट, एच से और एक सस्टेनेबल हैबिटेट, ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। तो इसमें 8 मिशन हैं, याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिलीज बाय यूएनडीपी। देखो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको जो रिलीज करता है वेल्थ हंगर हाइव और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ओके, ये पता रहना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, और दूसरा बोल रहा है इंडिया का रैंक कंसिस्टेंसी स्लिप हो रहा है लास्ट 5 ईयर। ऐसा नहीं है, बढ़ा भी है कम भी हुआ है, स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो पूछा गया ला नीना। एल नीनो, ला नीना, दो चीजें हैं। मुझको बताओ मानसून के लिए कौन सा अच्छा है, एल नीनो या ला नीना? मानसून के लिए क्या फेवरेबल है? ला नीना। ओके, ला नीना में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, जो पेरू के पास जो कोल्ड करंट है वो वार्म हो जाता है एल नीनो में, उससे मानसून हमारा कम होता है। ला नीना में क्या होता है, जो कोल्ड करंट है वो और ज्यादा कोल्ड होता है, मानसून और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो मानसून बढ़ा ना तो वो अफ्रीका में ज्यादा रेनफॉल होता है और इंडिया में भी। ऑस्ट्रेलिया में कम रेनफॉल होता है ला नीना में। ओके, तो यहाँ पे पूछा, सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, इधर अफ्रीका में और इंडिया में, हाँ अफ्रीका और इंडिया में रेनफॉल ला नीना में बढ़ेगा, याद रखना, और साउथ अमेरिका में कम हो जाएगा, और यल नीनो में उल्टा होता है। तो यहाँ पे पूछा ला नीना इवेंट इज जनरली एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रेनफॉल इन सदर्न अफ्रीका। ओके, तो ला नीना में जनरली एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रेनफॉल इन सदर्न अफ्रीका, ये सही है। ओके, रेनफॉल ये साइड में बढ़ जाता है। दूसरा, ला नीना इवेंट इज प्रीसीडेड बाय बिल्डअप ऑफ कूलर सबसरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक क्या हो रहा है, कूलर है, तो कूलर ये सही है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, कूलर कूलर रहता है, बराबर है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट पूछ रहा है वो कि मतलब ड्यूरिंग ला नीना द ट्रेड विंड्स आर वीकन। जो ट्रेड विंड्स रहते हैं ला नीना में वीकन होते हैं, ऐसा नहीं, ला नीना में स्ट्रेंथन होते हैं, एल नीनो में वीकन होते हैं। ट्रेड विंड मतलब कौन से विंड, ये देखो अपना ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक्स है, तो हमारे विंड्स ऐसे आते हैं। ओके, ये विंड्स को ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ला नीना में ये और मजबूत हो जाते हैं, एल नीनो में वीकन होते हैं। ओके, याद रखना। इसके कुछ इमेजेस भी मैं ऐड किया था, इसको भी आप देख लो। ये है ला नीना। ला नीना में वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ही कोल्ड रहता है और ऑस्ट्रेलिया वार्म रहता है। ओके, और जो एल नीनो में रहता है, एल नीनो में ये वाला कंडीशन रहता है, यहाँ पर वार्म होगा अमेरिका के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास कोल्ड रहेगा। ओके, इसको भी थोड़ा सा देख लो इमेज बाद में। ये हो सर गया, एल इसके नीनो बाद और हाँ ला नीना में, हाँ एल नीनो और ला नीना हाँ, में दोनों साइकिल्स अफेक्ट हो रही है, वाटर करंट्स भी, ओशन करंट्स भी और ट्रेड विंड्स भी, राइट? यस, हाँ हाँ हाँ, यस हाँ, बराबर। क्योंकि विंड आपके डायरेक्शन पे इम्पैक्ट करते हैं ओशन करंट्स के। ओके, हाँ, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा। हाँ, यहाँ पर क्या पूछा गया है, द रिजर्व इज, एक रिजर्व है। जब भी ऐसे डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस आए तो पहले क्या करना है, पहले ऑप्शन पढ़ना है फिर वो क्वेश्चन पढ़ो। तो नीचे टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर, कामलांग, श्रीविलु, पुत्तूर, मेघामलय, सिंपलीपाल। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है और इसको इंक्लूड किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में। और दूसरा और क्या कुछ क्लू दिया इसने,
यहाँ पर वैगई रिवर याद रखना तमिलनाडु में। ओके, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट रिवर ये है। तो तमिलनाडु का कौन सा नेशनल पार्क है इसमें? एक ही टाइगर रिजर्व है यहाँ पे नेशनल पार्क, जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, श्रीविलुपुत्तूर मेघामलय। ओके, ये मतलब शायद 51st टाइगर रिजर्व है। ओके, श्रीविलुपुत्तूर मेघामलय इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर है। ओके, it is one of the global convention that comes under UNEP और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। दोनों सही है। स्टॉकहोम किस लिए है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, 3 कन्वेंशन याद रखना जो वेस्ट मैनेजमेंट से पोल्यूशन कम करने के लिए, वेस्ट पोल्यूशन। एक है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन इज फॉर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, उसके लिए है। दूसरा है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन है पीओपी, प्रायोरिटी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर मूवमेंट ऑफ सॉरी, स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट जो एक बार आ गए इन्वायरमेंट में तो कई सालों तक रहेंगे। ओके, तो उसके लिए है। और तीसरा है रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम फॉर प्रायोरिटी इन्फॉर्म कंसेंट। ओके, पीआईसी जिसको कहते हैं। ये किसके लिए? केमिकल्स और पेस्टिसाइड। अगर आप कोई कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कंट्री को आप बताओ पहले कि मतलब इसमें मतलब क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इन्वायरमेंट को। ओके, तो उसको कहते हैं प्रायोरिटी इन्फॉर्म कंसेंट। तो ये 3 प्रोटोकॉल से याद रखना। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेटलैंड के बारे में है। देखो, जस्ट रीड इट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। ओके, ऑडियो क्लियर है? आई एम Yes, sir. ऑडिबल? Yes, ओके, sir. ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, समर स्लीप के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म समर स्लीप लेता है? एस्टिवेशन। समर में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, जैसा आप ह्यूमन है, हम क्या है, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड। ओके, वार्म ब्लडेड मतलब हम आउटर एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, मतलब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, आउटर एटमॉस्फेयर मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता है भी नहीं कम भी नहीं होता, लेकिन हम अडेप्ट कर लेते हैं। ओके, कोल्ड इन्वायरमेंट को या वार्म इन्वायरमेंट को। जैसा बहुत ज्यादा हीटिंग हो गई तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है, स्वेटिंग से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, या फिर कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारी बॉडी शिवर करने लगती है और बॉडी में ब्लड फ्लो का रेट बढ़ जाता है, जिससे हीट तैयार होती है। ओके, और हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके खिलाफ दूसरे जो एनिमल्स रहते हैं वो रहते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में क्या रहता है, इनके पास ऐसे मैकेनिज्म नहीं रहते आउटर एटमॉस्फेयर से एडजस्ट करने के। इनमें क्या होता है, अगर बाहर टेम्परेचर कम होगा तो इनका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ह्यूमंस का क्या है, 37 डिग्री टेम्परेचर, आप पोल्स में भी जाओ उतना ही रहेगा और डेजर्ट में भी जाओ उतना ही। लेकिन एनिमल का जैसा फिश वगैरह, इनका ऐसा नहीं है। इनमें क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो ये मतलब डेड हो जाएंगे, या एक लिमिट से ज्यादा कोल्ड हो गया, सपोज कोई टॉर्टाइज है और टेम्परेचर सराउंडिंग 0 डिग्री हो गया तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा और वो मर जाएगा, ब्लड उसका फ्लो, ब्लड फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये लोग क्या करते हैं, ये मैकेनिज्म है, समर स्लीप बोलते हैं। समर में एक्सट्रीम टेम्परेचर जब बढ़ जाता है ये लोग क्या करते हैं, स्लीप, सो जाते हैं। ये स्लीप मतलब शादी 1 दिन 2 दिन की नहीं, ये कई महीनों की रहती है। ओके, एनर्जी कंजर्व करने के लिए और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो समर स्लीप जो करते हैं ये हमारे क्रोकोडाइल और फ्रॉग्स। समर स्लीप ऑब्वियस जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे, तो टेम्परेचर ज्यादा ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन में होता है। तो फ्रॉग्स हमको पता रहता है, बेंडकुली और क्रोकोडाइल ये मतलब जाएंगे। बियर जो रहते हैं जनरली पोलर रीजन में वगैरह रहते हैं। तो जो विंटर सीजन में जो लोग स्लीप को जाते हैं उसको कहते हैं हिबरनेशन। ओके,
हिबरनेशन विंटर, ऐसा याद रखो, वाईफाई जैसा रहता है, वाई हाई से याद रखना, विंटर हिबरनेशन। और ये कौन करता है? बियर कहते हैं, बियर। ओके, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। रीड कर लो, दो स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट है। सर जैसे हमने हाँ हाइबरनेशन डिस्कस किया और हाँ एस्टिवेशन, दोनों में हाँ हाँ एनिमल गोज टू स्लीप, बट हाँ एस्टिवेशन में आप हाँ बता रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हाँ हाइबरनेशन हाँ में हाँ। बॉडी टेम्परेचर का रीजन नहीं है, उसके लिए वो इनएक्टिव हो जाता है, खाली मेटाबॉलिज्म तो हो जाता है, क्योंकि बेर तो कोल्ड ब्लडेड नहीं है। बराबर बराबर, यस यस। हाँ, तो आपने रीजन जैसा अलग है ना। बताया, हाँ रीजन अलग है। जैसा आप बता रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म, वो फूड वगैरह वो टाइम पे उनको कंजर्व करना है काफी लॉन्ग पीरियड तक, तो इसलिए मतलब वो बियर वगैरह ये लोग हिबरनेशन में जा रहे हैं। ओके, तो ये बात आपने सही पॉइंट बताया, ये भी सही है। तो इसमें सर्वाइवल के लिए ये मैकेनिज्म डेवलप हुए हैं। समर सीजन में एस्टिवेशन रहता है और विंटर में हिबरनेशन। ओके, तो यहाँ पर दोस्त, अच्छा 27 सिंपल है, जस्ट रीड कर लो, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 हिस्टोरिकल प्लेस और वेल नोन फॉर, ऐसा दिया है। तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा उतने वेल नोन प्लेसेस भी नहीं है। सेंट एंजेलो फोर्ट, ये केरला में है, बिल्ड बाय पोर्टुगीज। ओके, और इसका शेप ट्रायंगुलर है, ये ऑल द पेस आर करेक्ट है। ट्रायंगुलर लैट्रिक। रंगहार, ये आसाम में है, कोई टेम्पल है। ओवल पैवेलियन है, ये सही है। और शेरशाह सूरी टॉम ऑक्टागोनल प्लान, ये कहां पर है शेरशाह सूरी टॉम? किसी को पता है? ओके, तो ये है ससाराम। बिहार। हाँ, ससाराम बिहार, याद रखना है, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है ये, याद रखना, ससाराम टॉम बिहार। ओके, इसके बाद ठीक है 29 30/30, ये क्या है पूछ रहे हैं? जस्ट रीड कर लो, कोई इनिशिएटिव है, ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर ऑल ऑफ दिस है इसका आंसर, तीनों स्टेटमेंट सही है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इनिशिएटिव। ओके, बहुत सारे इनिशिएटिव रहेंगे ऐसे, सबको याद नहीं रखना है, बस रीड करना है। इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। जो हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं और इनको कंजर्व करते हैं। 18 है, 18 में से 10 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, 10 ही है ना, 12 है, शायद 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को अंडर मैप प्रोग्राम, मतलब यूनेस्को उसको फंडिंग वगैरह करेगा, मदद करेगा। तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो यहाँ पर भी देखो, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आप पढ़ लो। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो वो सही रहते हैं। ओके, पॉजिटिव स्टेटमेंट आर जनरली करेक्ट। ऑल्सो वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है, तो वो भी सही रहता है। ओके, ज्यादा इसमें मतलब ये नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तीनों भी सही चीजें हैं। बेनिफिट्स वगैरह पूछा है, सही है, इंक्लूसिव लेना ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच। 31 पूछा है क्वेश्चन सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में। बहुत सारी से बॉडीज है हमारे, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोनों का भी जो चेयरमैन रहता है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट रहता है, एनटीसीए एज वेल एज सेंट्रल जू। ये अथॉरिटी क्या करती है? रिकॉग्नाइज जू एंड स्पेसिफाइज मिनिमम स्टैंडर्ड्स, रिकॉग्नाइज जू और स्पेसिफाइज मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम स्टैंडर्ड वगैरह स्पेसिफाई करती है। ओके, इसके बाद टू आइडेंटिफाई endangered species of wildlife animal for the purpose of captive breeding, ये भी सही है। और टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड अटेंशन विच में बी प्रोवाइडेड एनिमल हॉस्पिटल। देखो, इसका जो डोमेन है जू अथॉरिटी के, जू तक ही लिमिटेड है, बाकी जो एनिमल हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पर कैसे फैसिलिटीज देना है,
इसके लिए दूसरी बॉडी है, ये है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना इसको। अब देखो, दो बॉडीज हैं, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड है और दूसरा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या करता है, अगर आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके चेंज करना है बॉर्डर वगैरह, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की परमिशन लेना होगा, और उसका जो चेयरमैन रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये मतलब जनरल, इसमें एनजीओज वगैरह ये सारे लोग रहते हैं, और ये मतलब एनिमल ओवरऑल वेलफेयर वगैरह उसके लिए काम करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो बनाएगा, इसका जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इसके अंडर में बनाएगा। और जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, इसको बनाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। ओके, याद रखना, यहाँ पर 1 एंड 2 करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एरियल सीडिंग। एरियल सीडिंग क्या रहती है? तो ऊपर पहले डेफिनेशन है एरियल सीडिंग की, ये पढ़ लो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ड्रोन्स के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए क्या करते हैं, जो सीड्स हैं वो सो करते हैं, मतलब ऊपर से ही उसको साथ में फर्टिलाइजर वगैरह अप्लाई करके जमीन पे फेंक देंगे, वो ऑटोमेटिक वहां से प्लांट ग्रो होगा। दूसरा बोला, इट इज एबल टू टारगेट इनएक्सेसिबल एरियाज। सही है, इनएक्सेसिबल एरियाज में वगैरह प्लांटेशन करवाना है तो ये अच्छी बात है। इट प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम बर्ड्स एंड रैट्स, तो ये भी सही है। पेस्टिसाइड्स वगैरह वो सब भी अप्लाई करते हैं। इसका आंसर आएगा 1 2 3। ओके, आई एम ऑडिबल? यस सर। सर ये थर्ड वाला नहीं समझा, हाउ डज हाँ। इट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बर्ड्स एंड रैट्स? बस वो तो आंसर अफेक्ट हो ही देखो, यहाँ पर देखो, सीड कवर्ड विथ क्ले, कंपोस्ट, चार अदर कंपोनेंट्स। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब रैट्स एंड से इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्टिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड भी, ये भी वो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी आपका प्रोटेक्शन होगा। तो ऐसा थोड़ा सा सोचो आप। ओके, तो मतलब ये कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो हमारा, ये बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू स्पेशीज डाइवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग। स्पेशीज डाइवर्सिटी के बारे में पूछा है, मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज इन अ रीजन। डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ 0 रिप्रेजेंट इनफाइनाइट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इंडेक्स 0, ये कोई एक इंडेक्स रहता है, वो 0 रहा तो इनफाइनाइट रहती है, ये सही है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है। Among animal, crustaceans and mollusks are the most species rich taxonomy group. सबसे ज्यादा जो स्पेशीज रहते हैं ना, वो इंसेक्ट में रहते हैं। क्रस्टासियंस और मोलुस्का, या फिर इसमें नहीं, इंसेक्ट्स में रहते हैं, ये चीज है। तीसरा, गामा डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। गामा डाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ अ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये डाइवर्सिटी के रिलेटेड कुछ चीजें हैं, पहले ये समझ लो। 3 टाइप के डाइवर्सिटी रहते हैं, अल्फा, बीटा और ग्यामा। ओके, और यहाँ पे दिए अल्फा डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी। देखो, 2 चीजें हैं, एक रहता है कम्युनिटी और दूसरा रहता है पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन क्या रहता है? Population, number of individuals of same species that can successfully interbreed and isolated from other group. Okay, एक स्पेशीज की पॉपुलेशन को, एक स्पेशीज जो रहती है, जो एक दूसरे से इंटरब्रीड करती है, जैसा डॉग की पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, या फिर कैटल्स की पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन कहते हैं। While a community is a group of individual or population of different species occupying the same geographical area. जैसा ये कॉलोनी है, ओके, आप सपोज कोई आपकी जो एरिया है, आपकी कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी में क्या है, ह्यूमंस तो रह रहे, डॉग्स भी हैं, कैटल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इन सारों को मिलके आप कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं। और पॉपुलेशन में सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज होती है, जैसे यहाँ पे फोटो है, लॉयंस, एक फोटो में लॉयंस है, उसको कहेंगे पॉपुलेशन।
दूसरे फोटो में जेब्रा है, एलिफेंट है, लॉयन भी है, तीनों भी है। इसको कहेंगे कम्युनिटी। ओके, तो अल्फा डायवर्सिटी क्या रहती है? अल्फा डायवर्सिटी मतलब एक छोटा सा एरिया है, एक कम्युनिटी है, एक सिंगल कम्युनिटी। तो वो सिंगल कम्युनिटी में जो डायवर्सिटी रहेंगी स्पीशीज की, उसको अल्फा डायवर्सिटी। बीटा डायवर्सिटी मतलब क्या? इसमें थोड़ा सा बड़ा रीजन है। ओके, रिलेटिवली बड़ा रीजन है, उसको कहते हैं और वो डायवर्सिटी को कहेंगे डायवर्सिटी अमॉन्ग बिटवीन कम्युनिटीज। यहाँ पर दो अलग कम्युनिटीज हैं, एक रीजन में दूसरी कम्युनिटी है, दूसरे रीजन में दूसरी कम्युनिटी, तो उसको कहेंगे बीटा डायवर्सिटी। और गैमा डायवर्सिटी मतलब एक बड़े रीजन रहता है, बड़े रीजन में जो डायवर्सिटी है उसको कहेंगे गैमा। मतलब रीजन बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, छोटा एरिया, मीडियम एरिया, लार्ज एरिया, और वहां पे जो स्पेसिस डायवर्सिटी है उसको हम अल्फा बीटा गैमा ऐसा रिस्पेक्टिव कहेंगे। ओके, आई बात समझ में? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अल्फा बीटा गैमा डायवर्सिटी, ये तीन टर्म्स को समझ लो। बाकी यहाँ पे आंसर 1 और 3 है, सेकंड रॉन्ग है। ओके, इसके बाद देखो इसमें से कौन सा एक्सटेंट हुआ है ये पूछा है। जस्ट रीड कर लो 1 2 3, ये तीनों एक्सटेंट हुए। तस्मानियन टाइगर, डोडो और स्टेलर सीकाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर कोरल रीफ। देखो हम जो नॉर्मली कोरल रीफ पढ़ते हैं ना, वो वार्म वाटर कोरल रीफ पढ़ते हैं, जैसा अटोल्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ जो हम पढ़ते हैं, लक्षद्वीप है हमारा, मालदीव्स है। ऐसे ही समुंदर के अंदर बॉटम पे भी कोरल रीफ बनते हैं। ओके, इसको कहते हैं कोल्ड वाटर कोरल रीफ। ओके, यहाँ पे याद रखना। बट वो जो कोल्ड वाटर कोरल रीफ रहती है वहां पे अलगी नहीं रहती, क्योंकि सनरेज नहीं आ रहे ना उतने नीचे। अफोटिक जोन कहते हैं उसको, अफोटिक, सनरेज नहीं आते हैं, तो कोरल मतलब कोरल ही रहते हैं, ये नहीं रहता आपका, अलगी नहीं आती वहां पे। तो यहाँ पर पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेट बैरियर रीफ इज वार्म वाटर शैलो रीफ। वार्म वाटर शैलो वाटर में ही रहते हैं, तो ये सही है, ग्रेट बैरियर रीफ इज वार्म वाटर, ऑस्ट्रेलिया के पास है, याद रखना। सेकंड, कोल्ड वाटर कोरल्स हैव सिम्बायोटिक अलगी लिविंग इन देयर पॉलिप्स। कोल्ड वाटर में अलगी नहीं रहती है क्योंकि वहां पे सनरेज नहीं जा रहे। थर्ड, कोल्ड वाटर कोरल आर नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। ऐसा नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में भी रहते हैं, ओशन के बॉटम पे रहते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट ओनली वन इज करेक्ट, टू एंड थर्ड इज रॉन्ग। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इंटायरली टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ से क्या है बोल रहे? टांजानिया, केनिया, इक्वेडोर, ये जो तीनों कंट्री है यहां से इक्वेटर पास होता है, वेनेजुएला से नहीं पास होता। मैपिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप देखना। ओके, ये कंट्रीज पासिंग थ्रू इक्वेटर, थ्रू विच इक्वेटर पासेस। जैसा एक नंबर पे इक्वेडोर, दो नंबर पे कोलंबिया, थर्ड पे है ब्राजील, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर अफ्रीका से जाता है। अफ्रीका से जो कंट्रीज हैं, गेबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिप। ओके, ये कंट्रीज है, सॉरी साओ टोम प्रिंसिप, बराबर। इसके बाद देखो फिर एशिया में आएगा। एशिया में देखो मालदीव से जाता है इक्वेटर। ओके, मालदीव से जाएगा, इंडोनेशिया से जाएगा, किरिबाती से जाएगा। किरिबाती आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, याद रखो। इंडोनेशिया से जा रहा है, मलेशिया से नहीं जाता है, और सिंगापुर से भी नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत नजदीक नजदीक है। इंडोनेशिया से जा रहे हैं, नॉट मलेशिया एंड सिंगापुर। तो यहाँ पे आंसर आएगा वेनेजुएला। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ, हाँ यस, हाँ बोलो सॉरी सर, ये हम जी। अभी कोरल वाला जो डिस्कस कर रहे थे उसमें कोल्ड जो कोरल्स होते हैं, कूल कोरल्स, उसमें हाँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता ही नहीं है अलगे के साथ। नहीं होता है, बस वहां पे पॉलिप हैं आपके, पॉलिप जो रहते हैं ना, ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, वो रहता है। ओके, अलगे नहीं रहता है। बट फिर सर वो कोरल का न्यूट्रिएंट्स तो, डेफिनेशन ये है कि वो दो चीजों के बीच में एसोसिएशन है। हाँ हाँ, अब देखो ऐसा हो सकता है अलगी नहीं है पर दूसरा कोई और रह सकता है अलगी के अलावा। जैसा कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, अलगी न्यूट्रिएंट देता है कोरल पॉलिप को,
तो अपार्ट फ्रॉम algae जो दूसरे वहां पे माइक्रोब्स हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रह सकता है जो उसको नेसेसरी ये प्रोवाइड करे, नेसेसरी मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके। यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लो बाद में। ये सराउंडिंग वाटर से अपने फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, बोल रहे हैं। ओके, दे फीड सोनली बाय कैप्चरिंग फूड पार्टिकल्स फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। देयर पॉलिप टेंड टू बी मच बिगर देन ट्रॉपिकल कोरल्स। ये अपने आसपास का जो वाटर्स है ना, न्यूट्रिएंट रिच वाटर से ही अपने जरूरत ये करते हैं, पूरे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट एशिया समिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट? तो देखो, यूके, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। देखो, याद रखो, यहाँ पर कुछ चीजें हैं। दो तीन बॉडीज हैं, हमको पता रहना चाहिए। एक है हमारा एशियन। ओके, एशियन में कितने कंट्रीज हैं? एशियन फर्स्ट, एनीबॉडी? एशियन में 10 कंट्रीज हैं। आवाज तो आ रहा है ना मेरा? हाँ आई एम सर। ऑडिबल? ओके। यस। एशियन में 10 कंट्रीज हैं। दूसरा है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें कितने कंट्रीज हैं? 10 + 5। पहले 10 + 6 थे, अभी इंडिया चला गया। ओके, एशियन हो गया, आरसीईपी हो गया। इसके बाद आता है ईस्ट एशिया समिट। इसमें कितने लोग हैं? ये 10 हो गए, +5 हो गए, 10, 10 + 5, ये पूरे ऊपर के, प्लस इंडिया। ओके, और प्लस यूएसए एंड रशिया। ये सब लोगों को मिला के हम कहते हैं ईस्ट एशिया समिट। ओके, इसमें यूनाइटेड किंगडम नहीं है, याद रखें, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट पार्ट। आरसीईपी में जो 10 कंट्रीज एशियन के और जो 5 कंट्रीज हैं, वो जो 5 कंट्रीज कौन है? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओके, इंडिया नहीं है इसका पार्ट ऑफ, तो ये चीज याद रखें। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बेंजीन के सोर्सेस कौन से बर है? बेंजीन ये पोल्यूटेंट रहता है, हार्मफुल पोल्यूटेंट है, तो एनिमल एक्सेट्रा थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, तो आप उसको इलिमिनेट कर सकते हो। रेस्ट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सिगरेट और पेट्रोल, ये रहेंगे। ओके, सी विल बी द आंसर है। नेक्स्ट 38, 39। ओके, ये पूछ रहा है पॉपुलेशन एजिंग मतलब क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन एजिंग? पॉपुलेशन एजिंग मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स सही है। फर्टिलिटी रेट्स अगर कम हो गए तो बच्चे कम है, बच्चे कम है तो जवान भी आगे चल के कम होंगे। ओके, तो पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगा। सेकंड, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी सही है, जापान में ये हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। थर्ड, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये तो उल्टी बात हो गई, वर्किंग एज बढ़ रहा है तो ओल्ड एज कम रहता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1 and 2 ओनली, थर्ड इज रॉन्ग। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व बोला है और इसमें से बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन है? तो अब इसको थोड़ा लोकेशन देखो, कन्ना, पेंच, भद्रा, उदांती, सीता नदी। ओके, मैप देखो पहले टाइगर रिजर्व का, उससे आइडिया आ जाएंगे। ये हमारे टाइगर रिजर्व है, अराउंड 53 टाइगर रिजर्व है हमारे पास, और ये वाली जो लाइन है ऊपर से जो जा रही है रेड कलर की, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पेंच, कन्ना दोनों भी नीचे हैं, उदांती, सीता नदी छत्तीसगढ़ में, वो भी नीचे, भद्रा कर्नाटक में, तो वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आएंगे। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, ये पूरे का पूरे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से के नीचे ही है। ओके, अब नेक्स्ट 41, एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 degrees साउथ लैटिट्यूड इज वेरी लिमिटेड बिकॉज 10 to 35 degrees साउथ लैटिट्यूड। ओके, साउथ हेमिस्फीयर में 10 to 35 डिग्री के बीच के जो कंट्रीज हैं वहां पर एयर सर्विसेज,
देखो हमको पता है नॉर्थ साइड के कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हैं कंपेयर टू साउथ साइड, साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज आते हैं जैसा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का पार्ट, इक्वेटर से नीचे वाला, फिर इसी तरीके से जो दूसरे कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया थोड़ा सा डेवलपिंग हो रहा है, पर जैसा तिमोर, पापुआ न्यू गिनी वगैरह रिलेटिवली लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो रीजंस हैं एयर एयर सर्विसेज कम रहने के, एक तो लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सही है, और तीसरा जो है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि एयर ट्रैवल को आपके पास पैसा भी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए, तो जिसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। ओके, तो ये दो रीजन है। सेकंड क्यों गलत है? हाई कॉन्टिनेंटलिटी सपोर्टिंग अदर मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ये नहीं रह सकता, क्योंकि देखो वैसा तो साउथ में भी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर उल्टा ज्यादा लैंड है कॉन्टिनेंटलिटी, और लेकिन वहां पे एयर सर्विसेज तो है ज्यादा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द रीजन। समझ में आ रहा है? यस सर। वन क्यों रॉन्ग ओके, है? वन राइट है, लो डेंसिटी ये सही है। पॉपुलेशन भी कम है ना, अगर पॉपुलेशन ज्यादा रहेंगी तो एयर सर्विस का डिमांड भी ज्यादा रहता है। ओके, 1 और 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। ओके, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। 42 रिवॉल्यूशनरी के बारे में दिया गया। तलवार नाम का इनका न्यूज़पेपर था, और ये बर्लिन में पेरिस में थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया का ट्राई कलर हाइस्ट भी किया था। ओके, और ये सेक्रेटरी भी थे दादा भाई नौरोजी के। तो ये थे माधव भिकाजी कामा, नाम याद रखें। 43 बोल रहा है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ अरवली, और ये क्या है? ओरिजिनेट पुष्कर रिवर के पास ओरिजिनेट होती है, और रन ऑफ कच्छ में ही इसको खत्म हो जाती है। इफी मरल रिवर कहते हैं इसको, इफी मरल। तो ये रिवर जो है लूनी रिवर है, याद रखना, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, लूनी रिवर। नेक्स्ट पूछा है हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में। ओके, तो देखो ये जो ब्राउन बियर है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द बेस्ट प्लेस टू सी द हिमालयन ब्राउन बियर इन इंडिया इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो हिमालय रीजन में है। ओके, दूसरा बोला है हिमालयन ब्राउन बियर इज ओनली स्पेशीज ऑफ बियर दैट इज हर्बियोर्स। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बहुत भी। ओके, ओनली स्पेशीज बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, दूसरे भी स्पेशीज हैं जो हर्बियोर्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 44 तो हो गया। 45 राइनो के बारे में क्वेश्चन है। 2 स्पेशीज ऑफ राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो एंड ब्लैक राइनो, आर फाउंड इन इंडिया। देखो इंडिया में जो मिलता है ना, ग्रेट वन हॉर्न राइनो ही मिलता है, ये दूसरे वाला नहीं है। ब्लैक राइनो इंडिया में नहीं है, याद रखना। दूसरी बात, दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। राइनो क्या है, स्टेटस क्या है वन हॉर्न राइनो का? वल्नरेबल। वल्नरेबल। उसको मैं शायद आपको बताया भी था। राइनो का जो उसका राइनो का ये रहता है, टस्कर रहता है, हॉर्न जो रहे, हॉर्न और उसका फेस, तो वो दोनों के बीच में वी शेप रहता है, वी शेप। तो उससे याद रखो, वी से वल्नरेबल। ओके, तो राइनो वल्नरेबल है, नॉट इंडेंजर्ड। और तीसरा, इन इंडिया राइनो इज फाउंड ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय। तो ऐसा नहीं, आसाम में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, और कुछ यूपी में भी है। ओके, तो इसलिए नॉट करेक्ट पूछा है। तीनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर रॉन्ग हेयर। ओके, यहाँ पर इससे पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा था ना हिमालयन ब्राउन बियर इज ओनली स्पेशीज ऑफ बियर दैट इज हर्बियोर। दरअसल यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर ये हर्बियोर्स नहीं है, ये ओमनीओर है, मतलब वेज नॉन वेज दोनों भी खाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, अब देखो 46 कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड 3 कन्वेंशन है, वो हमको याद रहना चाहिए। सबसे पहले हमारा यूएनसीबीडी, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये वाला जो 1992 रियो समिट में आया था। दूसरे 2 हैं, तो उसके फॉलोइंग उसके प्रोटोकॉल्स हैं फॉलोअप, जैसा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया, नागोया प्रोटोकॉल 2010। ओके, और एक चीज आती है एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट।
ये थे 2011 से 2020 के बीच में अचीव करना था। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्ड एट फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था ये था नागोया प्रोटोकॉल का, कार्टाजेना का नहीं, नागोया का। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको बस रीड कर लो, ये सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ग्लो लिटर पार्टनरशिप के बारे में दिया है। तो इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी। तो ये यूएनईपी का नहीं है, इसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक द प्रोजेक्ट मतलब 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलके इसको चला रहे हैं। यूएनईपी उसमें नहीं है, सो ये रॉन्ग होता है। दूसरा क्या है, इट एम टू रिड्यूस मरीन लिटर स्पेशली प्लास्टिक लिटर फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। ओके, जो इसका एग्जैक्ट अगर ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो ये जो लिटर हो रहा है प्लास्टिक लिटर ओनली फ्रॉम फिशरी और मरीटाइम ट्रांसपोर्ट। फिशरी और मरीटाइम ट्रांसपोर्ट से की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करना है। यहाँ पर लिख देता हूं, फिशरी प्लस मरीन ट्रांसपोर्ट। ओके, इसके बाद 48 एलिफेंट रिजर्व ऑफ स्टेट पूछा है। दिहिंग पतकाई आसाम में है, सही है। बादलखोल तामुर पिंगला छत्तीसगढ़ में, सही है। रायला, रायला आंध्रा में है, देखो वेस्ट बंगाल में नहीं है। यहाँ पर ये डायग्राम ऐड की हुई है। 32 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में। ओके, ये जो रिजर्व है इसके एक बार आप लोग ये मैप को अच्छे से देख लेना, बस 2-3 बार इसको पढ़ लेने का, नाम कौन सा कहाँ पर है। तो ये बादरखोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, लेमुरु भी छत्तीसगढ़ में है, रायला, रायला यहाँ पे आंध्रा में है। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रेड सी। अभी आसान क्वेश्चन है। डिजिबूती, इरिट्रिया, इजिप्ट, जॉर्डन। इसमें से देखो जॉर्डन रेड सी को बॉर्डर नहीं करता। जॉर्डन मुझको बता, मेडिटेरियन को बॉर्डर करता है जॉर्डन? मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करेगा? नहीं करता सर। नो सर। नहीं करेगा। जॉर्डन इज लैंडलॉक, याद रखो, लैंडलॉक है जॉर्डन। इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ डेड सी करेंगे, वो तो छोटा सा सी है। ओके, वो भी लैंडलॉक ही है, डेड सी भी, ठीक है। इसके बाद देखो ज्योतिर्लिंगाज, इसमें से कौन से ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओंकारेश्वर। बद्रीनाथ है ना, ये 4 धाम में से एक आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह। ओके, तो ये सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओंकारेश्वर ये ज्योतिर्लिंगाज है। ज्योतिर्लिंगाज तो यहाँ पे शिवालिंग रहता है, उसकी वर्शिप होती है। जैसा अपना अमरनाथ है, अमरनाथ यात्रा, वहां पे भी शिवलिंग है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इट इज CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। इसी को हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। जो बर्ड स्पीशीज वगैरह माइग्रेट करते हैं ना, उनको कंजर्व करने के लिए इसको लाया गया। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वेंशन, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीशीज मस्ट क्रॉस एटलीस्ट 1 इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री इन अ साइक्लिकल मैनर, क्योंकि माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए, तो ये सही है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स एंड इज लिमिटेड टू द माइग्रेटरी स्पीशीज दैट आर इंजेंडर्ड। ऐसा नहीं है, जिनको फ्यूचर में चल के थ्रेट हो सकता, तो ऐसे स्पीशीज भी इसमें इंक्लूडेड है। सो एक 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। 52 टोम्बोलो क्या है? देखो टोम्बोलो ये रिवर का लैंडफॉर्म से, रिवराइन डिपोजिशन, सॉरी कोस्टल का लैंडफॉर्म से, कोस्टल। एक फोटो दिखाता हूं आपको, यहां पर देखो टोम्बोलो आपका आइलैंड रहता है और एक मेनलैंड है, तो ये दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं टोम्बोलो।
ओके, ओवर द पीरियड ये बनता है डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल कैरिड बाय वेव्स, इसलिए ओशन लैंडफॉर्म है, टोम्बोलो कहते हैं। जैसे आप हाजी अली गए होंगे, तो हाजी अली को छोटा सा रास्ता कनेक्ट करता है जो बीच समुद्र में से जाता है, वो टोम्बोलो। इसी तरीके से देखो, ये भी याद रखना है, सैंड स्पिट, ये हुक शेप में बनता है ऐसा सैंड स्पिट, ये भी ओशनिक लैंडफॉर्म्स है, सीवियर्स। ठीक है। जॉनसन लाइन ये किससे रिलेटेड है? जॉनसन लाइन क्या करती है? इट्स लाइन, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और ये क्या बताती है? इट शोज द अक्साई चेन एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, बट चाइना इसको रिजेक्ट करता है। जॉनसन लाइन याद रखना। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस सरफेस ऑफ ओशन? ऐसे क्वेश्चंस में जनरली इंक्लूसिव आप पूछ रखो। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ये मैटर करेगा, क्योंकि इक्वेटर से जितना ज्यादा दूर रहेगा उतने कम सनरेज आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर मैटर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम लैंड, लैंड से जितना ज्यादा क्लोज है उतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जो लैंडलॉक वाटर बॉडीज है उनका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है। प्रिवेलिंग विंड्स, विंड्स भी हीट कैरी करते हैं। ओके, याद रखना। ओशनिक करंट्स, करंट भी मैटर करेंगे। ओके, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, तो इससे भी टेम्परेचर अफेक्ट होता है। आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट देखो 55, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स? ये पूरे फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट्स को, उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसका टेम्परेचर, ये सारे अफेक्ट करते हैं। ओके, याद रखना इसको, ये पढ़ लो एक बार। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी? कास्ट टोपोग्राफी के लिए क्या चीजें जरूरी है? कास्ट रीजन मतलब वहां पे ऐसा पत्थर रहना चाहिए जो वाटर में मतलब मेल्ट हो रहा है, उसके मिनरल्स वाटर में मिक्स हो रहे हैं। ओके, जैसा लाइमस्टोन वगैरह रहता है। तो यहाँ पर जो चारों चीजें दी गई है, चारों भी सही है। 1 2 3 4, बस रीड कर लो उसको। ओके, कास्ट टोपोग्राफी, इसके जो लैंडफॉर्म्स है ना, वो अच्छे से दिए एनसीईआरटी में भी, जीसी लियोंग में भी। फॉर एग्जांपल स्टैलक्साइट, स्टैलकमाइट, लाइमस्टोन, उवाला, पोलजी, ये थोड़े से नामों से हम फैमिलियर रहना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57, बहुत ही फैक्चुअल है। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टिल द माउथ ऑफ द रिवर, मतलब जब वो ओशन को मर्ज होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट कौन सी है इसमें से? तो देखो, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सबसे लॉन्गेस्ट है ब्रह्मपुत्र, 3848, मतलब अराउंड 4000 किलोमीटर। उसके बाद आती है इंडस, 3180। उसके बाद आएंगी गंगा, 2525, और गोदावरी 1500। अगर वो इंडिया की अगर पूछता है सिर्फ, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर आएंगी गंगा। ओके, इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? एनीबडी? गोदावरी। गोदावरी, यस। याद रखना। इसके बाद देखो 58, ये जो अर्थ के इंटीरियर में डिसकंटिन्यूज है, कंटिन्यूटीज है, उनके बारे में क्वेश्चन है। ओके, इसके लिए न्यूमोनिक है, याद रखना, सीएम आर गुड लीडर। सीएम आर गुड लीडर। सी कॉनरॉड, एम फॉर मोहो, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गटेनबर्ग, एल फॉर लेहमन। ये डिसकंटिन्यूटीज है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। इमेज नहीं करता, मेरे को देखो, ये हमारा क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसके बाद आएगा अपर मैंटल,
लोअर मेंटल। इसके बाद आएगा आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं कॉनरॉड। ओके। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल इसके बीच में जो है उसको हम कहते हैं मोहो। फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल इसके बीच में CMR, आर से आता है रेपिटी। ओके। CMR गुड लीडर। लोअर मेंटल आउटर कोर के बीच में है सी गटेनबर्ग। ओके। और सबसे नीचे आएगा आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन। ओके। तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूटीज है। नेक्स्ट 59, which of the following with reference to temperate continental और स्टेपी क्लाइमेट जो ग्रासलैंड्स है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? ओके। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन एक्सट्रीम इन नदर्न हेमिस्फीयर। जनरल जो कॉन्टिनेंटल जो दोनों कॉन्टिनेंट मतलब जो कोस्टल से जो दूर रहता है ना, बीच में रह रहा है, और जो कॉन्टिनेंटल रीजन है वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा रहता है। ओके, सो ये सही है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे एक्सट्रीम रहता है। वेजिटेशन हेयर कंसिस्ट ऑफ वेरी फ्यू ट्रीज। यहाँ पर ट्रीज बहुत कम है। ओके, ट्रीज यहाँ पर कम रहते हैं, ग्रासलैंड ज्यादा रहता है, ग्रासेस। ओके। थर्ड, ग्रासलैंड ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड एज वेल्ड। ओके, वेल्ड जो रहता है ये अफ्रीका में रहता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है उसको डाउन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड है उसको डाउन कहते हैं, और वेल्ड अफ्रीका में। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, आ रहा है समझ में? ये देखो यहाँ पर ये मैप भी है। स्टेपी क्लाइमेट के ईस्ट में चाइना टाइप है, वेस्ट में मेडिटेरियन है, ये बीच में आता है, इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंटल। तो जैसा सूडान भी कॉन्टिनेंटल है, साइबेरियन भी कॉन्टिनेंटल है। जो कॉन्टिनेंटल रहता है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है, याद रखना इस बात में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन परमिट हंटिंग ऑफ शेड्यूल 1 एनिमल्स अंडर विच कंडीशन। तो एनिमल को किलिंग करना कब परमिटेड है? फॉर एग्जाम्पल, इफ एनिमल इज डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, जब मैन ईटर वगैरह जो बोलते हैं ना तब मारते हैं, सही है। इफ एनिमल इज डिसेबल्ड और इंजर्ड वन। और तीसरा, इफ द एनिमल इज डिसीज विच इज बियॉन्ड द रिकवरी स्टेज। ओके, तो थर्ड भी सही है, डिसीज और डिसेबल्ड और इंजर्ड वन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ओके, याद रखना इसको। डिसेबल्ड इंजर्ड है तब भी उसको किल करने का परमिशन दे सकते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर जो नील गाय को मारने का है सर वो कौन से एक्ट में आएगा सर? देखो, नीलगाय जो है, नीलगाय है शेड्यूल 6 एनिमल है, शेड्यूल 6, जिसको हम वर्मिन एनिमल कहते हैं। ओके, वो भी अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही आता है, WPA के अंडर में ही आता है, लेकिन वो शेड्यूल 1 नहीं है, वो शेड्यूल 6 है। ओके, वो याद रखना, वर्मिन एनिमल। उसका भी जो परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है। सॉरी, शेड्यूल 6 बोला मैं, शेड्यूल 5 में आते हैं वर्मिन एनिमल्स शेड्यूल 5 में आते हैं, और शेड्यूल 6 जो प्रोटेक्टेड प्लांट उसके लिए है, याद रखो। हाँ, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हो गया 61। विथ रेफरेंस टू नदर्न प्लेन्स कंसिडर द फॉलोइंग। नदर्न प्लेन्स जो गंगेटिक प्लेन जिसको हम कहते हैं उसके बारे में पूछा है। भाबर, खादर, तराई। पहले समझो भाबर, खादर, तराई क्या रहता है, ये डायग्राम देखो। हिमालय से रिवर मतलब रिवर स्ट्रीम ओरिजिन हो रहा है। ओके, रिवर आती है, साथ में बड़े बड़े रॉक पार्टिकल डेब्रिज लेकर आती है, तो वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे डिपॉजिट करेंगी, उसको कहते हैं भाबर। क्योंकि अब ये बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं, तो इसके नीचे जो स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाता है, इसलिए उसको जोन ऑफ डिसअपियरेंस कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है,
इसके आगे चलते जो पार्टिकल्स स्टोन कैरी होते हैं स्ट्रीम के साथ, वो थोड़े से क्या होते हैं, साइज कम हो जाता है। ओके, और आगे चल के डिपॉजिट होते हैं छोटे छोटे पत्थर, और वहां पे मार्शी ग्रासलैंड्स वगैरह डेवलप होते हैं, उसको कहते हैं तराई रीजन। तराई रीजन में क्या हो रहा है, जोन ऑफ रीअपियरेंस, जो वाटर स्ट्रीम डिसअपियर हुआ था भाबर में, वो फिर से रीइमर्ज होता है। ओके, अब इसके बाद ये फर्दर कैरी अवे होते हैं, ये रॉक पार्टिकल, सैंड पार्टिकल छोटे छोटे, और रिवर के बाजू में डिपॉजिट होते हैं। जो इमीडिएट रिवर के साइड में है उसको कहते हैं खादर। खादर मतलब न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट। इसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि न्यू है। और जो पुराने वाले जो डिपॉजिट रहते हैं, ओल्डर एल्यूवियम डिपॉजिट, उसको कहते हैं भागर। भागर मतलब ये रिवर के जो बैंक है उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। ओवर द पीरियड ये दूर दूर पुश होते हैं, खादर इसको पुश करता है। तो खादर ज्यादा फर्टाइल है कंपैरेटिवली भाबर के, याद रखना। तो ये डायग्राम देखो, इससे समझ में आएगा। भाबर, तराई, खादर, भांगर, ये रीजन रहते हैं रिवर, रिवर जो फ्लो हो रही है उसके। तो यहाँ पर जो हमको पूछा गया है, भाबर इज ओल्डर एल्यूवियम अलोंग द रिवर बेल्ट। तो ये भांगर बोल रहा है, भाबर, तराई, खादर, भांगर। भांगर तो सही है, ओल्डर डिपॉजिट। खादर इज लेस फर्टाइल एल्यूवियम ऑन द लो लाइंग फ्लड प्लेन। खादर तो ज्यादा फर्टाइल रहता है सबसे ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तराई इज एन इल ड्रेन्ड मार्शी एंड स्वैम्पी फॉरेस्टेड बेल्ट टू द साउथ ऑफ भाबर। भाबर के साउथ में तराई है, ये भाबर है, इसके साउथ में तराई आता है, ये सही है। ओके, ये समझ लेना। आ रहा है समझ में? ये डायग्राम आई Yes, sir. समझ में? ठीक है। इसके बाद देखो 62 क्वेश्चन है, टाइड्स, इसमें से डिस्क्रिप्शन दिया और कौन सी टाइड है पूछ रहा है। सन, मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। देखो, जब भी ये स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तब स्प्रिंग टाइड रहती है, क्योंकि उसका जो हाइट रहेंगी बहुत ज्यादा रहेंगी, तो उसको स्प्रिंग टाइड। जब हाइट कम रहती है टाइड्स की, उसको नीप टाइड कहते हैं। ओके, द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मून क्लोजेस्ट है अर्थ के, तो उसको कहते हैं पेरीजी, वो पोजिशन को। द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। ओके, तो इसको कहेंगे पेरिजियन स्प्रिंग टाइड। जब मून क्लोजर रहता है अर्थ के, उसको पेरिजी। जब सन क्लोजर रहता है उसको पेरीहीलियन कहते हैं। ओके, पेरी, पी से याद रखो, पी मतलब पास, और अपोजी, ए से याद रखो अवे, अवे मतलब दूर। 63 मल्चिंग के बारे में पूछा है। मल्चिंग मतलब क्या रहता है, सॉइल को कवर करना, चाहे आप पत्तों से करो, चाहे आप उसको प्लास्टिक से करो। ओके, इट इम्प्रूव सॉइल कंजर्वेशन, सही है। इट डिक्रीजेस सॉइल टेम्परेचर, सही है। इट रिड्यूसेस सॉइल सैलिनिटी एंड इट रिड्यूसेस विड्स। तो ये सारे होते हैं, सैलिनिटी भी कम होता है, और क्योंकि इवापोरेशन वगैरह कम हो जाता है वाटर का। इट रिड्यूसेस विड्स, ये भी सही है। तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर आर एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पूरे मैकेनिज्म है फंडिंग के, तो कौन से वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस याद रखो, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ये दोनों एडमिनिस्टर करता है। इस ऐसे क्वेश्चन को बस एक बार रीड करना और आगे बढ़ना, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। 65 रेड प्लस के बारे में बोला है। ओके, तो रेड प्लस के बारे में ये क्या बोल रहा है, टू गाइड वगैरह, ठीक है, हैज बीन डेवलप्ड है। रेड प्लस इनिशिएटिव है यूएनएफसीसी का, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। कोई बताएगा मुझको रेड और रेड प्लस में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है रेड और रेड प्लस में। रेड में खाली रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, रेड प्लस में रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीजिंग एफॉरेस्टेशन शायद। अच्छा, देखो, ये जो अफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, ये दोनों में भी है, रेड में भी है, रेड प्लस में भी है। उसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग इमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ऐसा कुछ है। मतलब वो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन वगैरह जो हो रहा है उसको कम करना है।
पर की डिफरेंस जो है, रेड रेड प्लस में फंडिंग की भी बात है। अगर आपका कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अगर इसके लिए मेजर्स करेगा तो उसको पैसा दिया जाएगा, ओके, फंडिंग दी जाएंगी बाय यूएनएफसीसी और या फिर उसके जो भी फंड्स हैं। तो रेड प्लस ये काफी अच्छा है, इसमें आपको इंसेंटिव मिल रहा है, मॉनिटरी इंसेंटिव फॉरेस्टेशन के लिए। ओके, ये पीवाईक्यू भी पूछा गया था रेड प्लस में, उसने क्या बोला, रेड प्लस से के बेनिफिट्स क्या हैं। उसमें तीन चीजें दिया था, बोला कि फॉरेस्टेशन होगा, दूसरा बोला कि क्लाइमेट चेंज काउंटर कर सकेंगे, तीसरा बोला पॉवर्टी एलिविएशन होगा। ओके, तो मुझको बताओ ये तीनों में से क्या चीजें होंगी रेड प्लस की वजह से। Sir, all monetary incentive, therefore ऑल, poverty reduction. हाँ हाँ, मॉनिटरी इंसेंटिव दे रहे हैं तो पावर्टी एलिवेशन भी होगा, याद रखना। 65, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, 66, रिवर का नेम और सोर्स ऑफ ओरिजिन दिया गया है। मांजरा बालाघाट, भीमा भीमाशंकर हिल्स, ये पूना के पास है, और भवानी रिवर ये साउथ में है, नीलगिरी हिल्स से ओरिजिन होती है। भवानी ये ट्रिब्यूटरी है अमरावती, सॉरी अमरावती कह रहा हूँ, कावेरी रिवर की, याद रखना। इसके बाद देखो 67 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, एक नया एक्शन प्लान है 2017 to 31। ये बोल रहा है इट इज सेकंड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, सेकंड नहीं है, थर्ड है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाइल्ड लाइफ, ये सही है। तो इसका आंसर है 2 ओनली, फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें अब देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोल रहा है, दो स्पेशीज इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक एक डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरे पे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, एक डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरे पे कुछ अफेक्ट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अमेंसेलिज्म। ओके, अमेंसेलिज्म, थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, ये गलत होगा। देखो अमेंसेलिज्म में एक का नुकसान हो रहा है, एक का नुकसान है, दूसरे को कुछ नहीं। दूसरे कमेंसलिज्म में एक का फायदा, दूसरे का कुछ नहीं। ओके, और फिर इसके बाद जो दूसरे हैं पैरासिटिज्म में दोनों का नुकसान हो, एक का फायदा एक का नुकसान, और म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा। याद रखना, आपका होमवर्क रहेगा, इसका एक एक एग्जांपल देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 69, रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। इससे बहुत सारा डैमेज होता है, तो इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तीनों पढ़ लो, तीनों इफेक्ट होते हैं। ओके, कॉमन सेंस बेस पे क्वेश्चन है ये, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 70, इसमें पूछा है विंटर मानसून डू नॉट कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। जो विंटर मानसून है, मतलब जिसको हम रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं, इससे बारिश से मतलब सिर्फ कोरोमंडल को तमिलनाडु साइड में वगैरह होता है, बाकी रीजन्स में नहीं होता। क्योंकि देखो ये ऑलरेडी मतलब मॉइस्चर से रेनफॉल इनका हो चुका है, और मॉइस्चर इसमें कम है, तो रेनफॉल कम होगा। दूसरा, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन द लैंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में हाई प्रेशर, बाजू में लो प्रेशर, तो लैंड पे हाई प्रेशर हो रहा है और विंड फ्लो हो रहा है हाई टू लो प्रेशर। ओके, जो रेनफॉल के लिए हमको लो प्रेशर चाहिए। ओके, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से रेनफॉल भी कम हो जाता है, क्लाउड्स आपके डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके, सो आंसर इसका आएगा बोथ 1 and 2। ओके, याद रखना इसको। और तमिलनाडु कोस्ट पे क्यों होता है रेनफॉल फिर, विंटर मानसून की वजह से? एनीबडी? एम ऑडिबल? सर रिवर्सल मीनिंग जो रहता है वहाँ पे, क्या होता है? रिवर्सल मीनिंग। ये देखो जो रिटर्निंग मानसून है ना, इससे विंड्स आ रहे हैं। अब ये जो साइड वाले जो विंड्स है ना, ये तो ओशन पे से आ रहे हैं ना,
ये वाले विंड जो है ये ओशन से आ रहे हैं, तो आते आते थोड़ा सा मॉइस्चर लेके आएंगे और यहाँ पर ये रेनफॉल होगा ये रीजन में, तमिलनाडु कोस्ट पे। ओके, दूसरे रीजन में ऐसा नहीं है, दूसरे रीजन में ओशन से आने वाले विंड्स नहीं आते, तो इसलिए वहां पे रेनफॉल नहीं होता। ओके, आई बात समझ में? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद देखो फ्लावर और कल्टीवेटिंग स्टेट, बहुत ही फैक्चुअल है। लेवेंडर ये फ्लावर है, ये कश्मीर में आता है। ट्यूलिप भी कश्मीर में है और ऑर्चिड अरुणाचल में। आंसर इसका 2 और 3 है। 72 में क्या तीन स्टेटमेंट है। वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन ईस्टर्न घाट। सही है। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है अनेमुडी, वो अराउंड है 2500 मीटर, और जो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है अरमाकोंडा जिसको कहते हैं, वो 1500। वेस्टर्न घाट्स आर लेस कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। नो, इसने उल्टा बोला। वेस्टर्न घाट बहुत कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट ब्रेक्स में है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एवरेज जो हाइट है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की वो बढ़ती है नॉर्थ टू साउथ। सही है, क्योंकि जो उसके बड़े बड़े जो पिक्स हैं अनेमुडी डोडा बेट्टा साउथ में है। ओके, सो आंसर आएगा 1 और 3। 2 यहाँ पर रॉन्ग है। 73 देखो, क्वेश्चन दो स्टेटमेंट है। Hydrodynamic trapping of carbon dioxide aims to store carbon dioxide for the long term, wherein it gets trapped under low permeability cap rock. सही है, तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है। वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड, डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व एंड अनमाइनेबल माइंस आर नेचुरल सिंक्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन को किसी चीज के अंदर स्टोर कर देना। ओके, तो ये जो माइंस हैं और डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व्स हैं, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल मैन मेड है। ओके, सो नेचुरल सिंक नहीं, ये आर्टिफिशियल सिंक्स है। इसका आंसर आएगा 1 ओनली। ओके, इसके बाद 74 में एक प्रोसेस दिया गया, रॉक फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। ओके, और रॉक मतलब वेदर अवे हो रहे, कैरी होते हैं बाय इरोजन एजेंट से, और फिर उसका एक जगह जमा होके कॉम्पैक्शन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन प्रोसेस है रॉक फॉर्मेशन, उसको लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथिफिकेशन प्रोसेस से रॉक फॉर्मेशन होता है, स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक्स, याद रखना। 75 मीनाकारी आर्ट के बारे में बोला है। ओके, तो यहाँ पर पहले दो स्टेटमेंट सही हैं। मेटल सिरेमिक को इसमें डेकोरेट करते हैं। बनारस गुलाबी मीनाकरी, इसको जीआई टैग मिला। हरियाणा राजस्थान इसके मेजर सेंटर्स हैं। इसका राजस्थान हरियाणा है, राजस्थान नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1 और 2। ठीक है। 76 प्लेसेस इन द न्यूज और कंट्री। अदू अटोल, ये मालदीव्स में है। अलक्सा मॉस्क, ये ईरान में नहीं है। कहाँ पे अलक्सा मॉस्क, बताइए? इराक बगदाद। इजराइल, इजराइल। अलक्सा, अलक्सा मॉस्क इजराइल में है, या जेरूसलेम। हाँ, बैतुल मुकद्दस। ओके, याद रखें। इसका माउंट नियारांगोंगो, ये कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ था, कॉन्गो में है। इसका आंसर आएगा 1 ओनली। नेक्स्ट 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। ऑल द मरीन मैमल्स फाउंड इन इंडिया वाटर बिलोंग्स टू ऑर्डर सेटासिया, ऐसा कुछ है। बस देखो, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया, ऑल द मरीन मैमल्स वगैरह, ऐसा नहीं रहता। दूसरा स्टेटमेंट सही है, मरीन मैमल्स फाउंड along the Indian coast are protected under Wildlife Protection Act 1972. All the species are marine. ये सही है, पहला रॉन्ग है। जीआई प्रोडक्ट और स्टेट। तो देखो, चार चीजें दी है, सब याद नहीं रखना है। देखो, रिसेंट में जो ऐड किए गए जीआई टैग में, और वो भी थोड़ा सिग्निफिकेंट है, या फिर नाम कोई टिपिकल नाम है, तो उतना ही याद रखना है। सोजर मेहंदी राजस्थान, सही है। चूरा ऑयल उत्तराखंड में है, हिमाचल में नहीं रहता। सिरारा खोंग हथेली चीली, ये मणिपुर की है। जुडीमा राइस, जुडीमा वाइन, दरअसल एक राइस है, उससे वाइन बनाते हैं, आसाम में दिमासा ट्राइब है वो बनाती है, तो सही है।
यहाँ पर आंसर आएगा 1 and 4। नेक्स्ट देखो, मेडिटेरियन रीजन में ऑर्किड फार्मिंग होती है, तो उसके लिए फेवरेबल फैक्टर्स क्या हैं? रीड करो, ये तीनों भी सही हैं। ओके, और याद रखना मेडिटेरियन रीजन में विंटर में रेनफॉल होता है। जितने भी वर्ल्ड के रीजन्स हैं वहां पर समर में रेनफॉल हो रहा है और यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होगा, याद रखो। 80, मियांडरिंग ऑफ रिवर्स, उसके बारे में। मियांडरिंग मतलब रिवर जो फ्लो होती है ऐसा आपकी साइनोसाइडल, इसमें इसको मियांडरिंग कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, meandering of the river is a result of both erosional and depositional work of water। सही है, erosion deposition दोनों भी होता है। meandering of peninsular river in India is more than Himalaya। ऐसा नहीं है, हिमालयन रिवर्स में meandering ज्यादा होती है, क्योंकि पेनिसुला जो रिवर्स हैं ये तो बहुत ओल्ड रिवर है। दूसरी बात, जो रॉक है ना बहुत ही हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट वगैरह जो बसाल्ट रॉक, बहुत ही हार्ड रॉक, तो इरोजन वगैरह बहुत कम होता है, इसलिए डिपोजिशन भी कम होगा, इरोजन कम होगा तो meandering भी कम होंगे। तो आंसर आएगा इसका ए, 1 ओनली। 81, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसके लिए कुछ ऐसा प्रोसीजर वगैरह नहीं रहता है, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। ये इसलिए है क्योंकि इसको टाइम डिले कम करना है, पूरा मतलब उतना प्रोसीजर वगैरह ये लोग फॉलो नहीं करते, नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं, तो ये सही है। और जो इनको देखो, अपील वगैरह एक बार फाइल हो गई ना तो उनको 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करना है, नॉट इन 1 मंथ बट इन 6 मंथ। देखो, जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, आप क्या करो, एग्जामिनर के माइंडसेट में चले जाओ और देखो कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन से स्टेटमेंट में हमको ट्रैप करना चाहता है। ओके, बस आप पकड़ लो उस स्टेटमेंट को, वो वर्ड को, जहां पे वो आपको ट्रैप करेगा। जैसे यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो जो 1 मंथ का जो पीरियड है मंथ का, उसमें वो कुछ तो भी गड़बड़ी किया है, तो उसको रॉन्ग पकड़ लो, दूसरा सही पकड़ लो। ओके, तो आंसर आ जाएगा 1 ओनली। ओके, जनरली 2 स्टेटमेंट वाले में एक सही रहता है, एक गलत रहता है। ओके, 82 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो ये एनसीईआरटी में दिया भी है, इंडिया में 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, 1 2 3 इसमें के हैं, 4th नहीं है, अंबाला अमृतसर नहीं है। ओके, इसका मैप भी है, वो आप अच्छे से देख लेना, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया। ओके, शायद मैं इसमें ऐड नहीं किया, पर वो मैप इंपॉर्टेंट है, 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। ओके, वो तो मैं इसको ऐड करके आपसे शेयर भी कर देता हूँ बाद में। ओके, इसके बाद देखो 83, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिसुलर इंडिया, इसके बारे में बोला है। जो मतलब अभी क्या होता है, हमारे रिवर्स वेस्ट पेनिसुलर पे वेस्ट से ओरिजिन हो रहे हैं और ईस्ट साइड में जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो इसके लिए क्या रीजंस है बोल रहे हैं। तो सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिसुला, अपहीवल ऑफ हिमालयस, सही है। स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं तो उसके लिए 3 स्टेटमेंट सही है। अपहीवल ऑफ हिमालयस वगैरह, तो नर्मदा और जो तापी रिवर है, रिफ्ट वैली जो बने हैं वो अपहीवल ऑफ हिमालयस की वजह से बने। ओके, तो ये भी आएगा क्योंकि वो पेनिसुलर प्लेटू के रिवर्स हैं। और सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिसुला, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ऑन डेक्कन प्लेटू पे, तो उसके लिए ये रीजन सही है। ये ओवरऑल पेनिसुलर प्लेटू का ड्रेनेज पैटर्न बोला है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा 1 2 3। आई एम सर, ऑडिबल? ये सबसिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला नहीं हाँ समझा। सबसिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिसुला, जो हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कोस्ट हमारी क्या है, सबमर्ज कोस्ट है। तो सबमर्ज कोस्ट मतलब वो जो एरिया है ओशन के अंदर चला गया। ओके, उसको सबसिस्टेंस कहेंगे, सबमर्ज कोस्ट। तो इसलिए जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में जो रिवर्स वगैरह है वो वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में।
तो उसको सबसिस्टेंस कहेंगे। इमरजेंट मतलब इसका अपोजिट रहता है इमरजेंट। इमरजेंट मतलब एक तो ओशन का लेवल कम हो रहा है या फिर लैंड आपका उसकी हाइट बढ़ रही है। ओके, तो जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इमरजेंट है, वेस्टर्न कोस्ट क्या है, सबमर्जेंट है। ओके, यस सर, इसको थैंक याद यू। रखेंगे। हाँ, इसके बाद 84 ओशन सलानिटी के बारे में पूछा है। ओशन सलानिटी, तो द जोन इन वाटर वेयर सलानिटी इंक्रीजेस शार्पली विथ डेप्थ इज नोन एज आइसोहलाइन। आइसोहलाइन नहीं बोलते इसको, हेलोक्लाइन कहते हैं। हेलोक्लाइन जो रीजन में सलानिटी बहुत ज्यादा चेंज होती है। और जो आइसोहलाइन मतलब ऐसे रीजन जहां पे सलानिटी सेम है, आइसोहलाइन कहते हैं। दूसरा जैसा आइसोथर्म बोलते हैं, जहां पे टेम्परेचर सेम उसको आइसोथर्म, जहां पे प्रेशर सेम उसको क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोथर्म, आइसोबार कहते हैं। बराबर बराबर, याद रखें। इसके बाद देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट इन ओशन इज कॉमन साल्ट। जो NaCl है कॉमन साल्ट उसको कहते हैं, ये सही है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, द रीजन अराउंड द इक्वेटर इज मोर सलाइन देन हॉर्स लैटिट्यूड। देखो जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो रहती है हॉर्स लैटिट्यूड के पास, अवे फ्रॉम इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर पे देखो इवापोरेशन तो हो रहा है, पर वहां पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा है। रेनफॉल की वजह से फ्रेश वाटर एडिशन भी ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 2 ओनली, 1 और 3 रॉन्ग है। ओके, 85 देखो, ये PYQ भी है। ग्रीन पैराडाइज इसको बोल रहे हैं, लिप लुम्पिया लेखा वगैरह ये सारे पासेस वगैरह हैं। और मस्क डियर भी मिलती है। मस्क डियर याद रखना, ये उत्तराखंड में मिलती है। और यहाँ पर है अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये याद रखो। 86 ओलिगोट्रोपिक लेक के बारे में पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोट्रोपिक। तो पहले ओलिगोट्रोपिक लेक क्या रहता है देखो। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब वो लेक में टोटल वेट ऑफ बायोमास। ओके, मतलब उसमें बायोमास कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितना है। ओलिगोट्रोपिक मतलब एन ओलिगोट्रोपिक लेक इज वन दैट हैज रिलेटिवली लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। दे आर रिच इन ऑक्सीजन थ्रू आउट एंड हैव गुड वाटर क्लैरिटी। ओलिगोट्रोपिक लेक में क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स कम है, इसलिए अल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन नहीं होगा, इसलिए डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और वाटर क्वालिटी भी अच्छी रहेंगी। तो यही उसमें पूछा है। तो यहां पर बस थर्ड को इलिमिनेट करना है, 1 और 2 आर करेक्ट। ओलिगोट्रोपिक एक टर्म मालूम रहना चाहिए था हमको। 87 में देखो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो हाईएस्ट सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा जो यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। सेकंड, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज यूटिलाइज बाय एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सही है, ग्राउंड वाटर एज वेल सरफेस वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कॉर्नवाल कंसेंसस इज एसोसिएटेड विद। ये है G7 कंट्रीज का। कॉर्नवाल देखो ये किस लिए है, अभी हमको पता है, हम पढ़ते हैं, मतलब एक रहता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कंट्रीज या सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर क्या रहता है, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें क्या रहता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा रहता है। एक रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें क्या रहता है, सेंटर और स्टेट, सॉरी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, तो पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है और स्टेट सेक्टर का क्या रोल है, ये ओवर द पीरियड इवॉल्व हो रहा है। और इससे रिलेटेड अब नया कॉर्नवाल कंसेंसस आया है। ये क्या कर रहा है, एक नया टाइप का अरेंजमेंट बोल रहा है, मतलब पब्लिक सेक्टर का क्या रोल लेना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर ने किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए ये कॉर्नवाल कंसेंसस है। ओके, याद रखना G7। भारतमाला परियोजना उसके बारे में, जो हम रोड्स वगैरह बना रहे कनेक्टिविटी के लिए, भारतमाला दो स्कीम है, एक भारतमाला एक सागरमाला। सागरमाला पोर्ट के लिए है, भारतमाला रोड्स वगैरह बनाना है। इसमें चारों चीजें आती है, इसको रीड कर लो एक बार। ओके, थोड़ा सा थर्ड पे डाउट आएगा, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स। पर पोर्ट्स
से जो रोड्स आने वाले हैं वो भी भारतमाला में आते हैं, याद रखो। इसके बाद बोला है 90, रत्नागिरी, मयूरभंज, दुर्ग, यहाँ पर क्या मिलता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आयरन के लिए फेमस है। ज्योग्राफी, 12 ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें मैप दिए गए हैं, इंडिया में जो मिनरल्स मिलते हैं वो मैप अच्छे से देख लेना। ओके। 91, योकोहामा स्ट्रेटेजी, ये किससे रिलेटेड है? देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मेनली 3 ग्लोबल लेवल पे फ्रेमवर्क अभी तक आए। सबसे पहले आया था योकोहामा स्ट्रेटेजी 1994 में, उसके बाद आया हमारा ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 में, और फिर 2015 में आता है सेंदाई फ्रेमवर्क। सेंदाई फ्रेमवर्क के 30 इयर्स के लिए, 2015 टू 30। अभी फिलहाल सेंदाई फ्रेमवर्क चल रहा है। ओके, आ रहा है समझ में? एम ऑडिबल? जी सर। ओके। 92 देखो, अब 92 में क्या पूछा गया है? इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है। ओके, इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ IAE। तो देखो, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, फुल टाइम मेंबर नहीं है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है। और अभी IEA ने इंडिया को इनवाइट किया है परमानेंट मेंबर के लिए, लेकिन अभी बना नहीं है। तो की में इसका आंसर डी दिया है, पर डी इज नॉट करेक्ट, 1 एंड 2 रहना चाहिए। इंडिया इसका भी सिर्फ एसोसिएट मेंबर है, फुल टाइम मेंबर नहीं है। आंसर आएगा 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट, अटलांटिक ओशन में जो वाटर सर्कुलेशन है उसके बारे में बोला है। गल्फ स्ट्रीम डिफ्लेक्ट ईस्टवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज टू रीच यूरोप एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ओके, मैप देखो पहले। ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आगे जाके यूरोप के पास जाता है तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। फिर ऊपर से नीचे आता है कैनरी करंट। देखो, जो करंट ऊपर से पोल से इक्वेटर के पास आ रहे हैं वो वार्म करंट रहते हैं, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं वो सॉरी, जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो वार्म करंट, जो इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं वो वार्म करंट, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो कोल्ड करंट। कैनरी कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये है वो हमारे वार्म करंट। ओके, और इनके बीच में है सरगैसो सी। सरगैसो सी, जो बीच का रीजन है उसको सरगैसो सी कहते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, सरगैसो सी इज फॉर्म विद इन द एरिया इनगल्फ्ड बाय ब्राजीलियन करंट एंड बेंगोला करंट। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पर ये ब्राजील है, ब्राजीलियन करंट और बेंगोला करंट। बेंगोला यहाँ पर ही है, ओके, गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास। ओके, तो ये याद रखना, ब्राजीलियन करंट एंड बेंगोला। एक मिनट में इसको चेक करता हूँ। सरगैसो सी के नाम में हाँ, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ब्राजीलियन करंट तो नीचे आएगा, ब्राजील के पास नीचे आएगा ब्राजीलियन करंट, और बेंगोला यहाँ पे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग होता है। सरगैसो सी ऊपर है, ऊपर मतलब इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो, इज रॉन्ग। ओके, इसके बाद देखो 94 क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग विंटर सीजन वेदर फिनोमिना। डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइंग टू नॉर्थ ऑफ हिमालय। हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर रहेगा, विंटर है तो हाई प्रेशर रहता है। इनफ्लो ऑफ ड्राई सरफेस विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से ड्राई विंड आते, सही है। ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये आता है समर सीजन में, मानसून आने से पहले ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता है। हाँ, यस, कुछ पूछना है? ओके, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कब आता है?
मानसून के टाइम पे, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अदर सीजन में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहता है। ओके, कोई शायद कुछ पूछ रहा था, मुझको आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो। सर सी सेट की क्लास का मैसेज आ गया सर का। अच्छा है क्या? जस्ट हमको एक 5 मिनट लगेंगे बस। थोड़ा सा फिर आप ये भी कर सकते हैं, अभी आप एग्जिट होके बस लास्ट वाला एक 10 मिनट का 5 मिनट का पार्ट देख लेना आपका सी सेट होने के बाद। ओके, मैं बस इसको कंप्लीट ठीक कर है देता हूँ, बस 5 मिनट चाहिए मुझको। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये क्या रहता है? देखो, आरबीआई को जब कोई भी नया स्कीम लाना रहता है ना, तो ऑल इंडिया वो लॉन्च नहीं करता है। वो क्या करता है, कुछ रीजन में, छोटे से रीजन में लेकर आएंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है पहले, फिर सक्सेसफुल होगा तो ऑल इंडिया लॉन्च करेगा। तो उसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ओके, वो जो रीजन है, सिस्टम है, उसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहते हैं। ओके, इसके बाद देखो 96 96 इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, कि मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू कंट्रीज लाइंग विद इन ट्रॉपिक्स ओनली। पहले था ऐसा, अब सबके लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इंडिया एंड फ्रांस ने लॉन्च किया था, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। तो ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। 97 में क्या बोला है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मतलब आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, गवर्नमेंट आपको उतना ज्यादा इंसेंटिव देगा। तो यहाँ पर बस ये देख लो, ये पांचों चीजें उसमें है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सोलर फोटोवोल्टाइक, व्हाइट गुड, एसी एलईडी, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आएंगे। 98 ब्लैक सॉइल के बारे में है। इट इज वाइड स्प्रेड इन नदर्न एंड ईस्टर्न प्लेन। ओके, तो देखो ब्लैक सॉइल कहाँ पे है? नॉर्थ और ईस्ट में नहीं है। ब्लैक सॉइल तो हमारी साउथ में मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू पे। ओके, सो एक रॉन्ग होगा। ये क्ले ले मतलब वो एकदम फाइन सॉइल रहती है, डीप और इम्परमेएबल, सही है। डीप भी है, इम्परमेएबल, क्योंकि वाटर होल्ड करती है, मॉइस्चर होल्ड करती है। दे आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसको रेगुर भी कहते हैं। तो ये भी सही है। आंसर इसका आएगा 2 और 3। ओके, देखो 99 में देखो पूछा गया है, यहाँ पे याद रखो, जो हमारे साइक्लोन्स है ना, उसके हर रीजन में अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ चाइना सी में उसको कहते हैं साइक्लोन। साउथ चाइना सी में, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? साउथ चाइना सी, ट्रॉपिकल टेम्परेट सैंडस्टॉर्म, विली। इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं। ओके, कैरिबियन सी में उसको कहते हैं हरिकेन। यूएसए में उसको कहते हैं टॉर्नेडो। ओके, और साउथ चाइना कोई बता सकता है? साउथ चाइना में क्या कहते हैं उसको? साइक्लोन टॉर्नेडो, चलता है। साइक्लोन, टॉर्नेडो कैरिबियन में कहते हैं। सॉरी, कैरिबियन ही बोल रहा हूँ, यूएसए में मिसिसिपी रीजन जो है। और हाँ, टाइफून, टाइफून, टाइफून कहते हैं, साउथ चाइना सी में उसको टाइफून कहते हैं। ओके, तो वही टॉर्नेडो के ऊपर पूछा गया है। और जो 100 क्वेश्चन है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, तो ये किस लिए पूछ रहा है? तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। ओके, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर इंडिया, इंडिया और साथ में इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान, ये जो 4 कंट्रीज हैं, इसको देखो बिग जे कंट्रीज कहते हैं। BIG J, याद रखना, बिग जे, या फिर G4 कहते हैं इसको। ये कंट्रीज डिमांड कर रहे हैं परमानेंट सीट की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं। पर दूसरे कंट्रीज, कुछ कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं। जो अपोजिशन वाला ब्लॉक है, उसका ही नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, या फिर इसको कॉफी क्लब भी कहते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं, इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्ट, ये लोग हैं जो ये मतलब इसको अपोज करते हैं। ओके, और इसका जो न्यूमोनिक है, जो G4 का, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। G4 का जो न्यूमोनिक है, बिग जे। ये 4 कंट्रीज हैं। ओके, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होता है बिग जे में कौन सा कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका वगैरह नहीं है इसमें। ओके, तो इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट यू हैव? नो सर। ओके, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी आपका सेशन भी है, आप वो ज्वाइन कीजिए।
और अब हम हमारा अपना सेशन एंड करते हैं। अगला टेस्ट अपना नेक्स्ट 25th को रहेगा, उसके अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं। अल्लाह।